हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब एकदम फिट होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी धमाकेदार मंगा जिसका रोमांस और ट्विस्ट देकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको रोमांस जॉनर पसंद है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और हाँ, अगर कहानी पसंद ना आए तो कमेंट्स में बता देना, हम कोई और मांगा एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि आपकी पसंद ही सबसे ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, हमें जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स का लैंडमार्क टच करना है, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड लाला से, जो इस वक्त ट्रेन में बैठी है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आती है। उसकी माँ ने कहा था, जब स्प्रिंग में फूल खिलेंगे तब हम साथ में पार्क जाएंगे। लाला मन ही मन सोचती है कि उस वक्त माँ के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो मेरे पेरेंट्स के आखिरी शब्द बन जाएंगे। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। एक छोटी बच्ची जिसे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया, अब उसे मजबूरी में अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ रहा था। अगले सीन में लाला के कजिन उसे परेशान कर रहे हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी। लाला डरते हुए कहती है, नहीं, मुझे नहीं करना, प्लीज मुझे जाने दो। उसका कजिन चिढ़कर बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। लाला सोचती है कि उसकी आंटी के बच्चे उसे इतना मारते थे कि अगर उनका बस चलता तो वो उसकी जान ही ले लेते। उसका कजिन चिल्लाकर कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी रिश्तेदार हो, तुम्हें तो अनाथालय चले जाना चाहिए। हम उस लड़की का ख्याल क्यों रखें जिसे उसकी खुद की माँ ने छोड़ दिया। इतना कहकर वो लाला को पानी में धक्का दे देता है। लाला पानी में डूबने लगती है। किसी तरह लाला घर वापस पहुंचती है, लेकिन वहाँ उसके अंकल उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मार देते हैं। अंकल गुस्से में कहते हैं, ये सब इस गधी की वजह से हो रहा है। जब से इसे घर लाया हूँ मेरा बैड लक शुरू हो गया है। लाला जानती थी कि जब भी अंकल गैम्बलिंग जुए में हारते थे तब वो अपना पूरा गुस्सा उस पर ही निकालते थे। आंटी बस इतना कहती, बस करो, क्या उसे मार डालोगे। लाला सोचती है कि वो एक नर्क में जी रही है, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। अगली सुबह लाला अपनी आंटी से मिन्नतें करती है, आंटी मैं हमेशा शांत रहूंगी, आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत छोड़िए। आंटी बेरुखी से कहती है, बस करो लाला, किसी और रिश्तेदार को ढूंढो और उसके पास रहो, यहाँ से बेहतर जगह चली जाओ। कड़कड़ाती सर्दियों में लाला को एक बार फिर सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया। वो कई रिश्तेदारों के पास गई, पर सबने उसे दुत्कारा। किसी ने कहा, तुम लड़की हो, किसी काम की नहीं हो। किसी ने कहा, हमें तुम जैसी लड़की घर में नहीं चाहिए। आखिर में वो अपने एक दूर के अंकल के पास पहुंचती है। वो अंकल पूछते हैं, क्या तुम जानती हो कि बर्ग कहाँ है। लाला कहती है, हाँ अंकल। अंकल उसे एक पर्चा देते हुए कहते हैं, जाओ इस इंसान को ढूंढो, मैंने इसमें कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दी है। इसके बाद लाला उस ट्रेन में बैठ जाती है जो बॉर्डर पार कर बर्ग जाती है। वो लविता में पैदा हुई थी, पर अब अपनी किस्मत आजमाने बर्ग जा रही थी। प्रेजेंट में लाला ट्रेन में बैठी उसी पर्चे को उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, जिस पर एक अनजान शख्स का नाम लिखा है। स्टेशन पहुंचते ही वो घबरा जाती है और सोचती है, क्या मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी। अगर नहीं मिली तो मैं लविता भी वापस नहीं जा सकती। खैर, ये वही जगह है जहाँ मेरे पिता पैदा हुए थे, शायद इसीलिए मुझे यहाँ का एक्सेंट, बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा आता है। तभी लाला की नजर एक पोस्टमैन पर पड़ती है। वो उन्हें रोककर पर्चा दिखाती है और पूछती है, मिस्टर पोस्टमैन, मुझे इस पते पर जाना है, क्या आप ले जा सकते हैं। पोस्टमैन मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा, ड्यूक मैशन के गार्डनर बिल लेमर, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं वही लेटर डिलीवर करने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। कैरेज बग्घी में बैठी लाला उस आलीशान ड्यूक मैशन को देखकर दंग रह जाती है। वो सोचती है, ये तो किसी परी कहानी, फेरी टेल जैसा महल है, क्या वो गार्डनर मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तभी उसे गार्डनर दिखते हैं। लाला कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप बिल लेमर हैं। वो पीछे मुड़ते हैं, हाँ मैं ही हूँ। लाला खुद को संभालती है और कहती है, हेलो मिस्टर बिल, मेरा नाम लाला ल्यूलन है, मैं लविता से आई हूँ। उसे देख ही रहे थे कि तभी पोस्टमैन आता है और एक लेटर देता है। वो कहता है, ये लेटर लविता से आया है। बिल लेटर खोलते हैं जिसमें लिखा था, मिस्टर लेमर, ये लड़की लाला ल्यूलन है जो एल्बर्ट ल्यूलन की बेटी है। इसकी माँ इसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी, जिसके बाद इसके पिता एल्बर्ट को शराब की लत लग गई और बीमारी की वजह से वो गुजर गए। उस लड़की को बहुत सारे रिश्तेदारों के घर भेजा गया, लेकिन किसी ने भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करा और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए हम उसका ख्याल नहीं रख पाएंगे और उसे घर पर नहीं रख पाएंगे। वैसे ये काफी समय पहले की बात है, लेकिन मैंने सुना कि आप एक गार्डनर के तौर पर
ट्यूब मिशन में काम कर रहे हैं। कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा है जो कि उसका ख्याल रख सके। सिर्फ आप बचे हैं, इसलिए मैं उसको आपके पास भेज रहा हूँ। मिस्टर बिल चिल्लाकर कहते हैं, ये सब क्या बकवास है। और वो सोचते हैं ये सच है कि मैं उसका रिश्तेदार हूँ, लेकिन मैं इसके फादर से पहले नहीं मिला। तुम कह रहे हो मैं ऐसे रिश्तेदार की बच्ची का ख्याल रखो जिस रिश्तेदार से मैं 20 साल पहले मिला था और उसका उसकी बीवी से भी डिवोर्स हो चुका है। वो उस पर्चे को मोड़ते हुए सोचते हैं कि तुम उसे अनाथालय भी तो भेज सकते थे, यहाँ पर भेजकर मुझे क्यों परेशान करा। तुम्हें क्या लगता है मैं उनका सर्वेंट हूँ कि किसी का ख्याल रखूंगा। अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़कर मुझे यकीन नहीं हो रहा वो एडल्ट्स हैं। उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को अकेले भेज दिया। ये सुनकर लायला हैरान होकर उनको देखने लगती है, क्योंकि पहली बार किसी ने ऐसा कहा था। मिस्टर बिल कहते हैं, सच में इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बच्ची मर जाए या फिर जिए। वो लला को देखकर सोचते हैं, क्या ये इतने कम कपड़े पहनी है, इसे ठंड नहीं लग रही। वो रेलवे से आई है, इसका मतलब उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। सिर्फ इतने से छोटे से सूटकेस के साथ वह किसी और जगह पर आई है। तभी लला कहती है, मिस्टर बिल लेमर, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं इस हफ्ते 12 साल की हो जाऊंगी, पढ़ भी सकती हूँ, और अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए तो मैं वह भी कर सकती हूँ। मिस्टर बिल कहते हैं, ठीक है मेरे साथ चलो, पहले कुछ खा लो, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। और फिर लाला उनके पीछे पीछे जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बिल का घर देखते हैं। लला इधर उधर देखकर सोचती है, क्या मिस्टर बिल के कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, क्या वो अकेले रहते हैं। तभी मिस्टर बिल कहते हैं, लड़की क्या इतना खाना तुम्हारे लिए काफी है। महिला कहती है, हाँ ये काफी है, मैं बस थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मिस्टर बिल कहते हैं, मुझे वो बच्चे पसंद नहीं जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तुम्हें तो एक गाय की तरह भर भर के खाना चाहिए। लैला उनकी बातों को सुनती है और कहती है, दरअसल मैं अच्छे से खा सकती हूँ, बस गाय की तरह भर भर के नहीं खा सकती। मिस्टर बिल सोचते हैं, अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब उन्होंने ये सब तुमको सिखाया होगा। तभी वो सीरियस होकर कहते हैं, बताओ मुझे, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। महिला कहती है कि आप मुझे मार नहीं रहे, मुझे डांट नहीं रहे, और मुझे इतना डिलीशियस खाना दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू सो मच, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मिस्टर बिलक तो झटका लग जाता है और वो सोचते हैं, आखिर इसने किस तरह की जिंदगी जी है। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ये बकवास है कि मैं एक लड़की को पाल पाऊंगा, इसलिए मुझे इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। लेकिन मैं आखिर इस लड़की को कहाँ भेजूं। सीन में सुबह हो गई थी। मिस्टर बिल ने लायला को यहाँ पर रहने की इजाजत तब तक दी थी जब तक कोई और जगह नहीं मिल जाए। लला सोचती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस बार मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर वह मिस्टर बिल से आकर कहती है, मिस्टर बिल क्या आप अच्छे से सोए। मिस्टर बिल कहते हैं, हाँ, और वो फिर से खाना बनाने लगते हैं। बिला कहती है, ठीक है मैं जाकर प्लेट्स को टेबल पर लगा देती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों ने खाना खा लिया था, लेकिन मिस्टर बिल उसे और खाना देते हुए कहते हैं, तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। ले खुश होते हुए कहती है, ठीक है अब मैं और अच्छे से खाऊंगी। नेक्स्ट सीन में ड्यूक का मैंशन देखते हैं। एक मेड बाकी मेड्स को बता रही थी, तुम लोगों ने वो खबर सुनी, मिस्टर बिल लेमर एक लड़की को पाल रहे हैं। सब लोग हैरान होकर कहते हैं, क्या वो एक लड़की को पाल रहे हैं। बूढ़ी मेथड कहती है, तो वो बात हो गई, एक एलिफेंट एक चिड़िया को पाल रहा है। दूसरी मेड कहती है, अरे मैं सीरियस हूँ, वो एक लड़की है। सर्वेंट कहता है कि मिस्टर बिल तो अकेले रहते, उनकी वाइफ के गुजरने के बाद तुम्हें लगता है उनका कोई बच्चा होगा। मुझे पता है कि तुमने वो अफवाह सुनी होगी, उनकी वाइफ को बच्चा नहीं हो सकता तो वो एक बच्ची को कैसे पाल सकते हैं। एक मेड कहती है, किसे पता उनके अंदर ये टैलेंट हो, क्योंकि वह फ्लावर्स का भी तो ख्याल रखते हैं। वहाँ के सारे लोग जानते हैं कि वो गार्डनर के तौर पर फ्लावर्स का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। ओल्ड लेडी कहती है कि फ्लावर और बच्चे एक जैसे नहीं होते। दूसरी ओल्ड लेडी जो सिलाई कर रही थी वो कहती है, अगर अफवाहों की माने तो चीजें काफी उथल पुथल हो गई थी, तो मैं काफी नर्वस हो रही हूँ। फिर वही सर्वेंट कहता है, मुझे लगता है अफवाहें सच है, जरा खिड़की के बाहर तो देखो। लोग बाहर देखकर कहते हैं, अरे नहीं, ये तो सच में एक लड़की है, इसके ब्लॉन्ड हेयर है, और ये आखिर कितने साल की होगी। लेकिन इतनी प्यारी सी छोटी सी लड़की आखिर बिल लेमर के साथ में क्यों है। फिर बताया जाता है कि लला ल्यूलन एक अनाथ बच्ची की कहानी पूरे मैशन में फैल गई। फिर देखते हैं कि लला उन मेड्स के पास फ्लावर्स लेकर आई थी। मेड उसे पैकेट देते हुए कहती है कि इसमें कुकीज है, इसलिए मजे से खाना। लला खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। वो मेड बात करने लगती है कि वो लड़की अनाथ है ना। किसी को नहीं पता बिल लेमर उसके साथ क्या करेंगे
और जब भी बिल लेमर से कोई भी सवाल पूछता, क्या तुम उस लड़की को गोद लेने वाले हो, बस यही जवाब देती, अभी मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, उसको यहाँ पर नहीं रख सकता, तो मुझे उसे कहीं और भेजना पड़ेगा। तरफ बिल लेमर ये बात बोल रहे थे, दूसरी तरफ लला उनके कामों में मदद करती रहती थी। शन के सारे एम्प्लॉयज ये देखकर खाली कंफ्यूज हो जाते थे। सब लोग ये सोचते थे वो बिलमर जो कि बस फ्लावर का ख्याल रखता था, वो एक लड़की का ख्याल रख रहा है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं, एक ओल्ड लेडी उसके पास बकेट लेकर आती है और कहती इसमें कुकीज और ब्रेड है। दरअसल हमारे वहाँ पार्टी थी, मिस्टर बिल कहते हैं, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं है। ओल्ड लेडी कहती है, तो क्या हुआ, ये तो लला के लिए है। मिस्टर बिल कहते हैं, आजकल सब लायला का बहाना बनाकर मेरे घर में आ रहे हैं। कोई उसके लिए कपड़े लेकर आता है, कोई उसके लिए किताबें लेकर आता है, पर कोई उसको पढ़ना लिखना सिखाने में उसकी मदद करता है। और वो लेडी जो कि कभी यहाँ पर आई भी नहीं थी, वो भी आने लगी है। कोई तो कभी कभी ऐसे ही लला से मिलने के लिए आ जाता है। ये तो बहुत परेशानी भरा है। ओल्ड लेडी कहती है कि ये तो होना ही है, लला इतनी प्यारी बच्ची है, सबसे पोलाइटली बात करती है, इसलिए सब लोग उसकी बहुत परवाह करते हैं। कितना अच्छा लगता है ये देखना कि वो किस तरह से एक पक्षी के पीछे भाग रही है। काफी समय बाद ड्यूक के इलाके में इतनी ज्यादा चहल पहल हुई है। तुम्हें याद है हमारे ड्यूक जब छोटे थे तो वो एकदम ऐसे ही थे। रुकिए बिल लेमर, आखिर ये क्या कर रही है, ये तो पेड़ पर चढ़ रही है। मिस्टर बिल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, किसी ने उसे पेड़ पर भी चढ़ना सिखाया है। और लेडी कहती है, आखिर किसने सिखाया? बिल लेमर, आखिर आप उस लड़की को क्या सिखा रहे हैं? मिस्टर बिल कहते हैं, मैं तो उसे अच्छे से पाल रहा हूँ, इसमें क्या गलत है? लेडी कहती है कि वो एक लड़की है, आपको उसे एक लड़की की तरह पालना चाहिए। ये मत कहिएगा कि वो बड़ी होकर बदमाश बन जाएगी और सबसे पैसे मांगेगी। मिस्टर बिल कहते हैं, कम ऑन, तुम मुझे परेशान कर रही हो। वो ठीक रहेगी जब तक वो अच्छे से सोएगी और अच्छे से खाएगी। तभी ओल्ड लेडी कहती है, खैर क्या आपने कुछ डिसाइड करा? मिस्टर बिल कहते हैं, किस बारे में? ओल्ड लेडी कहती है, लला के बारे में। समर आ चुका है, क्या आपने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि आप उसे कहाँ भेजेंगे? मिस्टर बिल ने कुछ डिसाइड नहीं करा था, वह उस बच्ची के बारे में सोच रहे थे। अंत में उसे जबरदस्ती अनाथालय भेज दिया जाएगा, जो कि उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। फिर देखते हैं बिल लेमर कहते हैं, लाला ज्यादा दूर मत जाना। लला कहती है, हाँ मैं दूर नहीं जाऊंगी, मैं बस रिवर के पास जाऊंगी। मिस्टर बिल फिर सोचने लगते हैं कि आखिर मैं इस लड़की को कहाँ पर भेजूं जहाँ पर इसे कोई भी तकलीफ न पहुँचाए। बताया जाता है इस खूबसूरत समर में वो बच्ची अच्छे से पली बड़ी। उस लड़की को बर्ड्स की आवाज से सुनना बहुत पसंद था और जंगल उसके लिए बहुत खूबसूरत जगह थी। नींवों बड़ी हो रही थी, जंगल दिन पर दिन बदल रहा था। बहुत सारे प्लांट्स डिलीशियस फ्रूट से भर गए थे और गर्मी के मौसम में जानवर भी अपने चहचहाती हुई आवाजें निकाल रहे थे। वो पेड़ के ऊपर बैठकर जंगल को देखती थी, तब उसे आजादी फील होती थी। धीमे धीमे कर उसके जो बुरे सपने थे वो भी जाने लगे। हमेशा अपने फेवरेट पेड़ के ऊपर बैठकर अपनी डायरी में रोजमर्रा का दिन लिखती थी। उसे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा और वो इन यादों को भूलना नहीं चाहती थी, भले ही उसकी जिंदगी फिर से जहन्नुम क्यों ना बन जाए। फिर नेक्स्ट सीन में वो घर वापस आती है और मिस्टर बिल से कहती है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर बिल कहते हैं, हमें जाना होगा, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। महिला सैड हो जाती है, उसको यही लग रहा था कि उसे फिर से छोड़ा जा रहा है। मिस्टर बिल कहते हैं, तुम्हें ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत नहीं, हम बस तुम्हारे लिए कपड़े लेने के लिए टाउन जा रहे हैं। ड्यूक जल्दी ही वापस आने वाले हैं, तो ये काफी अजीब बात होगी अगर तुम इस तरह से कपड़ों में उनको ग्रीट करने के लिए चलोगी। फिर दोनों जा रहे थे। लला कहती, सर क्या वो इस इलाके के ओनर है? मिस्टर बिल कहते हैं, अब जब मौसम खत्म होने वाला है तो वो मिशन वापस आ रहे हैं, अपनी गर्मियों की छुट्टियां आरवीज में बिताते हैं। कहती है, छुट्टियां बिताते हैं, इसका मतलब ड्यूक स्कूल जाते हैं। मिस्टर बिल कहते हैं, 18 साल का होने के बाद भी वो स्कूल को अवॉइड नहीं कर सकते। लला हैरान होकर कहती है, क्या ड्यूक 18 साल के है? वो कैलकुलेट करने लगती है कि ड्यूक उससे 6 साल बड़े हैं। मिस्टर बिल कहते हैं, क्या तुम्हें और इंटरेस्टिंग चीज बताओ, जब वो तुम्हारी उम्र के थे तब वो ड्यूक बन गए थे? आइला हैरान होकर कहती है, क्या जब वो मेरी उम्र के थे? फिर नेक्स्ट सीन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो वेलकम कर रहे थे क्योंकि ड्यूक मैथियस आ चुका था। कहता है, वेलकम ड्यूक, चलिए मैं आपको मेंशन ले चलता हूँ। पूरी भीड़ की नजरें बस ड्यूक पर अटकी हुई थी।
थियस कहता है क्या कैरेट बटलर कहता है हाँ वो दरअसल उनको आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। थियस कहता है हाँ मैं जानता हूँ उनको अभी भी लगता है कि कार खतरनाक मेटल से ज्यादा और कुछ नहीं। कहता है माफ कीजिएगा मास्टर, लेकिन अगली बार मैथियस कहता है इतने टाइम बाद कुछ क्लासिक ट्राई करना इतना भी बुरा नहीं। मैशन देखते हैं ड्यूक का वेलकम करने वालों की भीड़ में मिस्टर बिल और लला भी थी और मैथियस कैरेज में था बटलर उससे कहता है मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपको रिपोर्ट करना है। अब जब आप आरबीस आ चुके हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को डिस्कस करना है। फिर काम की ऐसी ही बातचीत चलती रहती है। दूसरी तरफ मैशन को देखते हैं जहाँ पर हेड सर्वेंट्स बाकी सर्वेंट से कह रहा था कि आज किसी को कोई भी गलती नहीं करनी है, सब लोगों को वैसा ही काम करना है जैसा कि सबने तैयारी करी है। और दूसरी तरफ एक मिनट लला से पूछती है लला तुम आज नई ड्रेस पहनी हुई हो, क्या तुम आज ग्रैंड ड्यूक को ग्रीट करने के लिए आई हो? लला कहती है हाँ और अंकल बिल ने मुझे ये ड्रेस दिलाई है। फिर बताया जाता है कि ड्यूक आ चुके हैं। उसकी मॉम और ग्रैंडमा भी उसका वेट कर रहे थे। ग्रैंड मदर उसके गले लगकर कहती है वेलकम मैथियस, तो कैसे हो तुम? मैथियस कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी है ग्रैंड मदर? फिर वो अपनी मॉम को ग्रीट करता है। उसकी मॉम कहती है तुम तो काफी बड़े हो गए हो मेरे बच्चे। ग्रैंड मदर कहती है चलो अंदर चलते हैं, मैंने खाना तैयार करवाया है। और लाला जो कि सबसे पीछे थी उसकी नजर सिर्फ मैथियस के पैरों तक ही पड़ पाती है। फिर वो मिस्टर बिल से पूछती है अंकल बिल क्या हम लोग ड्यूक को ग्रीट नहीं करेंगे? मिस्टर बिल कहते हैं शायद से अब हम लोग अगली बार ड्यूक को ग्रीट कर पाएंगे। फिर दोनों जा रहे थे और लला कहती है क्या आप सैड हो गए? आपने मुझे नई ड्रेस भी दिलाई थी और हम लोग उनसे मिल नहीं पाए। मिस्टर बिल कहते हैं ड्यूक अक्सर ही फॉरेस्ट आते रहते हैं तो अगली बार हम उनसे परमिशन ले सकते हैं। लला पूछती है क्या ड्यूक को जंगल पसंद है? मिस्टर बिल कहते हैं हाँ पसंद है क्योंकि उनको हंटिंग बहुत पसंद है। लला कहती है क्या कहाँ उनको हंटिंग पसंद है, वो भी जंगल में? मिस्टर बिल कहते हैं कि जंगल में तो हंटिंग करना नेचुरल बात है क्योंकि वो फैमिली हंटिंग ग्राउंड है। कहती है तो क्या वो बर्ड्स को भी हंट करते हैं? मिस्टर बिल कहते हैं हाँ शायद से ड्यूक को बर्ड्स को हंट करना पसंद हो। जब तुम उनकी शूटिंग स्किल देखोगी तो तुम चौंक जाओगी, इतना यंग होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा माहिर है। लला कहती है कि आखिर वो बर्ड्स को क्यों हंट करते हैं? अगर वो हंट नहीं भी करेंगे तब भी उनको मैशन में खाना मिल जाएगा। मिस्टर बिल कहते हैं कि नोबल्स लोग हंटिंग मजे के लिए करते हैं और सारे टारगेट्स में उनको सबसे ज्यादा मजेदार बर्ड्स को हंट करना लगता है। लला कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि ड्यूक को हंटिंग ना पसंद हो। तभी मिस्टर बिल को रियलाइज होता है और वो सोचते अरे नहीं मैंने इतनी छोटी बच्ची के सामने बिना सोचे पता नहीं क्या क्या कह दिया। लला कहती है कि ड्यूक को हंटिंग ना पसंद हो, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नेक्स्ट सीन सीधा एक हफ्ते बाद का देखते हैं। एक पेड़ के पास आती है क्योंकि उसको छोटी चिड़ियों की आवाजें आ रही थी। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और देखती है कि अंडे में से चूजे निकल आए थे। वो उन्हें गिनने लगती है और कहती है ये तो कितने ज्यादा क्यूट है, तुम लोगों को भूख लग रही होगी ना, इंतजार करो तुम्हारी मॉम जल्दी ही खाना लेकर आएंगी। फिर वो अपना पास्ट याद करती है। जब उसकी मॉम जा रही थी तब उसने कहा था मॉम क्या आप कहीं जा रही है? उसकी मॉम लाला को एक कैंडी का डब्बा देती है और कहती है बेटा मैं यहाँ से बहुत ज्यादा दूर जा रही हूँ। लला कहती है तो क्या आपको वापस आने में देर हो जाएगी? अगर मैं इन सारी कैंडीज को जल्द खा लूंगी तो आप क्या वापस आ जाएंगी? लला की मॉम कहती है हाँ ऐसा ही होगा। प्रेजेंट में ये सब कुछ याद कर वो काफी सैड हो रही थी। तभी उसकी नजर उन छोटे बर्ड्स की मम्मी के ऊपर पड़ती है जो आ गई थी। टाइला इसलिए पेड़ से नीचे उतरने लगती है ताकि बर्ड्स अपने बच्चों को खाना खिला सके और वो अपने फेवरेट पेड़ के ऊपर बैठकर डायरी में यही सब लिख रही थी। आज एग्स के अंदर से पूरे 5 बर्ड्स निकले। 2 हफ्ते बाद वो जल्दी ही अपने नेस्ट को भी छोड़कर चले जाएंगे और वो सोचती है कि इसका मतलब मैं जल्दी ही बेबी बर्ड्स को उड़ते हुए देखूंगी। अचानक उसे घोड़े चलने की आवाज आने लगती है। वह देखती है तो वहाँ पर घोड़े से कोई जा रहा था। सोचती है कि ये कौन है, क्या मुझे नीचे उतर जाना चाहिए? नहीं, जब ये यहाँ से चले जाएंगे तब मैं उतर जाऊंगी। लेकिन मैथियस तो वहाँ पर रुक जाता है और उस पेड़ के पास आकर टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। लला उसको देखने लगती है क्योंकि वो एक अजनबी चेहरा था। अचानक से उसका पैर फिसलता है और टहनी से आवाज आ जाती है और अगले ही पल मैथियस अपनी
बंदूक को उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। लला बहुत घबरा जाती है और सोचती है क्या ये एक गन है, और वह हिचकिचाते हुए कहती है कि मैं आपके जाने के बाद उतरने वाली थी यहाँ से। मैथियस अपनी गन को नीचे करता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? लला कहती है कि मैं लाला हूँ। मैथियस कहता है, क्या कहा तुमने? फिर लला जोर से चिल्लाकर कहती है कि मैं लाला ल्यूलन हूँ। नेक्स्ट सीन में वो भागते हुए मिस्टर विल के पास आ रही थी, जिसे देखकर तो वो खुद घबरा जाते हैं। लला उनको बताने लगती है, अंकल मैं जंगल में किसी से मिली। वो एक लंबे से लड़के थे के ब्लैक बाल थे और ब्लू कलर की आइज थी। उनकी आवाज किसी झरने की तरह थी और वो अपने हाथ में गन पकड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर और लोग भी आ गए। सर बिल कहते हैं कि मैं समझ गया, इसमें कोई शक नहीं कि तुम ड्यूक से मिली थी। जैसा कि मैंने तुमको बताया था कि ड्यूक अक्सर ही जंगल जाते रहते हैं, तो बताओ क्या तुमने उनको अच्छे से ग्रीट करा? फिर लला याद करती है उसने कितनी खतरनाक तरीके से उसको ग्रीट करा था और वो सोचती है इसका मतलब वही वो ड्यूक थे। तभी अचानक से जंगल से बहुत तेज गन शॉट की आवाज आती है। लला को मिस्टर बिल की बात याद आती है कि ड्यूक को हंटिंग करना कितना पसंद है। वो बहुत ज्यादा घबराने लगती है और सोचती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर बिल उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, लला बेटा क्या हो गया? लेकिन देखते हैं कि लला की आंखों से तो आंसू निकल रहे थे। फिर हमें बताया जाता है मैथियस एक बहुत ही ऊंचे घराने का सक्सेसर है। कहा जाता है कि उसके पास सब कुछ है। उसके पास एक एरिस्टोक्रेट होने का भी खिताब हासिल है और उसका नर्म और एलिगेंट एटीट्यूड लोग उसको हेड हार्ट फैमिली का मास्टरपीस कहते हैं। सब लोग उसकी परवाह करते हैं और सब लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन एक ऐसी इंसान थी जो उसके बारे में सबकी तरह नहीं सोचती थी। वो थी लला। अगले दिन जब वो जंगल में गई थी तो बहुत सारी चिड़ियों ने अपनी जान गंवा दी थी। महिला सोचती है कि उसके लिए तो वो छोटी थी और आसान सी टारगेट थी। ड्यूक ने उस नन्ही सी जान को ना देखा जिसको उसने मार दिया था। वो मदर जो कि अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी, रोज अब वो मर चुकी थी और उस दिन उन बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया था। वो बच्चे भी उड़ने से पहले भूख से नेस्ट के अंदर ही मर गए। उस नन्ही सी जानों को अपने हाथ में पकड़ी थी और ड्यूक को एक निकनेम दिया और वो था खूबसूरत बर्ड्स का हथियारा। और लला के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा क्राइम था। सीन में वो घर में थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे देखकर मिस्टर बिल को भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो लला की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं और लला उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और सोच रही थी, क्या आज भी मैं अकेली रहूंगी? इतनी गर्मी में भी मिस्टर बिल काम कर रहे हैं और जब भी मैं मदद करने के लिए कहती हूँ तो वो बस इतना कहते हैं, तुम यहाँ पर आराम करो। अगर तुमने मुझे दोबारा से फॉलो करा तो सच में मैं गुस्सा हो जाऊंगा। मुझे वो बच्चे पसंद नहीं है जो कि किसी की बात नहीं सुनते। तुम्हें समझ आया? लला ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोल पाती। मिस्टर बिल कहते हैं, जब मैं काम खत्म कर लूंगा तब आता हूँ, तब तक कि अगर तुम्हें भूख लगे तो पीछे इसको खा लेना। मिस्टर बिल के जाने के बाद लला सैड होकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उसको हाय करता है। लला सोचती है कि ये कौन है, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वो लड़का कहता है, क्या तुम यहीं पर रहती हो? लला कहती है, हाँ अंकल बिल के साथ। वो लड़का कहता है, अंकल बिल ये मत कहना वो वही स्केरी गार्डनर है। लला कहती है, नहीं अंकल बिल बिल्कुल भी स्केरी नहीं है। वो लड़का कहता है, क्या सच में? लेकिन जब भी मैं उनको देखता हूँ तो डर जाता हूँ। लला पूछती है, वैसे क्या तुम यहीं पर रहते हो? वो लड़का कहता है, नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने फादर के साथ आया हूँ। मेरे फादर फैमिली डॉक्टर है तो वो ड्यूक की ग्रैंड मदर का एग्जामिनेशन करने के लिए आए हैं। लला कहती है, अच्छा ऐसा क्या? तभी एक वो लड़का उसको घूरने लगता है और फिर उससे पूछता है, तुम कितनी साल की हो? लला कहती है कि मैं 12 साल की हूँ। लड़का कहता है, अरे वाह, हम दोनों तो सेम एज के हैं, लेकिन सच में तुम तो बहुत ज्यादा छोटी लगती हो। लला कहती है कि देखो तो कौन कह रहा है तुम भी तो छोटे हो। वो लड़का कहता है, क्या कहा तुमने छोटा? देखो मैं अपनी क्लास का सबसे लंबा लड़का हूँ। लला कहती है, फिर भी अंकल बिल से कंपेयर किया जाए तो तुम छोटे ही हो। लड़का कहता है, अच्छा कोई बच्चा बताओ जो कि अंकल बिल से लंबा है। यहाँ तक कि ज्यादा एडल्ट्स भी नहीं लंबे हैं। वैसे यहाँ पे काफी ठंडा लगता है, शायद से इस पेड़ की वजह से। लला सोचती है, क्या ये लड़का देर तक यहाँ पर रुकने वाला है? फिर वो बीच काटने लगती है। वो लड़का कहता है, क्या ये चाकू है? एक चाकू एक लड़की के बैग में क्या कर रहा है? लला कहती है, ये अंकल बिल ने मुझे दिया, इसलिए मेरा मजाक मत उड़ाओ। वैसे क्या तुम कुछ बीजेचेस खाना चाहोगे? वो लड़का लेकर कहता है, हाँ ये तो मजेदार लग रहे हैं। वैसे तुम काफी ज्यादा सैड लग रही हो, क्या
कुछ हुआ है? लला कहती है, दरअसल ड्यूक और उनके फ्रेंड्स अभी तक बर्ड्स को हंट कर रहे हैं। वो लड़का कहता है, तो क्या हो गया? लला कहती है, वो मजे के लिए बर्ड्स को मार रहे हैं। वो लड़का कहता है, लेकिन हंटिंग तो हमेशा ऐसी ही होती है ना? लला कहती है, क्या तुम भी ऐसा करते हो? लड़का घबरा जाता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो उनके लिए सॉरी फील होता है, खाली यही इमेजिन करना कि वह एनिमल्स कितने ज्यादा दर्द में होंगे। लला सोचती है, मुझे लगा था कि ये लड़का अजीब है, लेकिन ये तो काफी अच्छा लड़का है। फिर वो उसे और पिच देते हुए कहती है, क्या तुम और खाना चाहोगे? वो लड़का भी थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे ये पीचेस तो काफी डिलीशियस है। लला कहती है, हाँ मैं इनको जंगल से लेकर आई हूँ। तभी उस लड़के की मॉम आवाज लगाती है कि काइल, घर जाने का वक्त हो गया। और काइल कहता है, चलो अब मेरे जाने का वक्त हो गया। वैसे मेरा नाम काइल इटमैन है, तुम्हारा नाम क्या है? लला कहती है, मेरा नाम लाला ल्यूलन है। काइल कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा लाला, चलो फिर अगली बार खेलते हैं। लला सोचती है, क्या हम अगली बार मिल पाएंगे? काइल कहता है कि लाला, अगली बार मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस लेकर आऊंगा। लला सोचती है, पता नहीं मुझे इस जगह से कब जाना पड़े, लेकिन मैं इसको ये बात नहीं बताऊंगी। काइल की मॉम कहती है, काइल, आखिर वो लड़की कौन है? काइल कहता है कि वो गार्डनर के घर पर रहती है और हम दोनों की एज भी सेम है मॉम। उसकी मॉम कहती है, अच्छा ऐसा क्या? और वो लला की तरफ अजीब नजरों से घूर कर देखने लगती है और देखते हैं मिस्टर बिल का काम खत्म हो गया था और वो आ गए थे। लला भी खुशी से भागते हुए आती है और कहती है, अंकल बिल, आपका काम खत्म हो गया। मिस्टर बिल कहते हैं, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? लला कहती है, मैंने पीचेस खाए थे इसलिए मुझे नहीं लग रही। वैसे मैं आज एक लड़के से भी मिली थी जो कि मेरी ही उम्र का था। लेकिन तभी लला अपने सामने देखती है, वहाँ पर मैथियस अपने दोस्तों के साथ शिकार कर कर वापस लौट रहा था। तभी वह लाला की तरफ देखता है और लाला के चेहरे पर उदासी छा जाती है। मिस्टर बिल जाकर मैथियस को ग्रीट करते हैं। मैथियस कहता है, काफी समय बाद मिले मिस्टर बिल। मिस्टर बिल कहते हैं, माफ कीजिएगा, मुझे मौका नहीं मिला था इसलिए मैं बता नहीं पाया। मैं इस बच्चे के लिए पूछना चाहता हूँ कि ये कुछ समय के लिए आरबीज में रुके। मैंने पहले ही ड्यूक ने से इस बात की इजाजत ले ली है, लेकिन मुझे लगा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा अगर मैं इस बारे में ड्यूक को इन्फॉर्म ना करूं तो। लेकिन तभी मैथियस का एक दोस्त लला को देखकर कहता है, अरे तुम तो वही बच्ची हो है ना जो कि उस वक्त झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी और मरी हुई चिड़ियों को गाड़ रही थी। मैथियस बिलाइला को देखता है और सोचता है, अच्छा तो ये वही लड़की है जो कि पेड़ के ऊपर थी, वही बेवकूफ लड़की जिसको चिड़िया समझकर बस में शूट ही करने वाला था। मैथियस कहता है कि ये तो आप पर निर्भर करता है मिस्टर बिल कहते हैं, थैंक यू सो मच योर ग्रेस, मैं समझ गया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और लाला की नजर उनके हाथ पर पड़ती है जिन्होंने बर्ड का शिकार करा था और वो उसको ले जा रहे थे। ये देखने के बाद लाला अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर बिल भी समझ जाते हैं और कहते हैं, लला चलो घर चलते हैं। सीन में कुछ लेडीज को देखते हैं जो कि टी पार्टी कर रही थी। तभी एक लेडी अपनी बेटी से कहती है, गुडनेस, सच में ये लड़की भी ना क्लाउडाइन एक लेडी की तरह एक्ट करो। क्लाउडाइन कहती है, लेकिन मुझे यहाँ पर काफी बोर फील हो रहा है। उसकी मॉम बोलती है, तो फिर उन लड़कों के साथ जाओ और एंजॉय करो। क्लाउडाइन कहती है कि वो लड़के मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं वहाँ पर हूँ ही नहीं, और वो लोग सिर्फ खुद के बारे में बातें करते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी मैथ्यूज की मॉम बोलती है कि ये बोरिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी उम्र की कोई भी लड़की नहीं है। कहती है, देखा मॉम, लेडी हार्ट भी मुझे समझ रही है। वैसे मैं बहुत देर से क्यूरियस हो रही हूँ कि आखिर वो लड़की कौन है। मुझे लगता है कि वो मेरी ही उम्र की है, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? मैथ्यूज की मॉम भी देखती है, वो कोई और नहीं बल्कि लला थी। मैथ्यूज की मॉम कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद वो कोई अनाथ है जो कि अब्रॉड से आई है। मुझे नहीं लगता कि वो इस काबिल है कि तुम्हारे साथ खेल सके। क्लाउडाइन कहती है कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं लेडी हेडार्ट, एक डॉग के साथ खेलने से ज्यादा मजा उसके साथ खेलने में आएगा। फिर मैथियास की मॉम एक बेल बजाती है और कहती है, जाओ उस लड़की को लेकर आओ। फिर एक मेड मिस्टर बिल के पास आती है और कहती है कि मिस हार्ड ने कहा है कि मैं लला को लेकर जाऊं। मिस्टर बिल कहते हैं, क्या मिस हेडहार्ट लला को बुला रही हैं? लेकिन अचानक से क्यों? मेड कहती है, ब्रांड फैमिली की यंग लेडी ने कहा है कि वो लला के साथ खेलना चाहती है। मिस्टर बिल सोचने लगते हैं, इतनी हाई क्लास की नोबल लेडी आखिर लला के साथ क्यों खेलना चाहेगी? खैर, ये ऑर्डर तो ऊपर से आया तो मैं मना नहीं कर सकता, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। लला कहती है, अंकल बिल, मैं अभी के लिए
चली जाती हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मिस्टर बिल भी मान जाते हैं और वो कहते हैं चलो ठीक है। फिर मेड लायला को उनके पास लेकर आ जाती है। मैथियस की मॉम सोचती है मैं पहली बार इस लड़की को पास से देख रही हूँ, ये तो काफी खूबसूरत है। वो कहती है कितनी प्यारी बच्ची है, तो बताओ क्लाउडाइन क्या तुम्हें ये पसंद आई? क्लाउडाइन कहती है हाँ मुझे पसंद आई, थैंक यू सो मच योर ग्रेस। लला भी सोचने लगती है आखिर इनका कहने का क्या मतलब है कि पसंद आई या फिर नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि ये जगह जहाँ पर सब फैंसी क्लोथ्स पहने हैं, यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता लला की फीलिंग से। उसके बाद मैथियस की मॉम ने मेड को कुछ करने का आर्डर दिया। फिर मेड लाई को एक ऐसी जगह पर ले गई जो जगह लाला ने कभी नहीं देखी थी। पहले मेड ने उसको एक फैंसी से बाथरूम में जाकर नहलाया, उसके बाद उसको एक खूबसूरत सी वाइट कलर की ड्रेस पहनाई। फिर उन्होंने रफ तरीके से उसके बालों को कंघी की, लेकिन लला ने सहन कर लिया। उसने सोचा कि उसको ये सहन करना पड़ेगा क्योंकि ये लेडी हेड हार्ट का ऑर्डर था, और उसने सोचा कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो इससे अंकल बिल को परेशानी हो सकती है। फिर मेड ने जब लला को तैयार कर दिया था तब मेड उससे कहती है लेडी क्लाउडाइन काउंट ब्रांड की बेटी है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उनके सामने बदतमीजी से पेश मत आना, ये बात अपने दिमाग में रखना। लला कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर मेड उसे क्लाउडाइन के कमरे के बाहर लेकर चली जाती है। क्लाउडाइन कहती है तो तुम आ गई, ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद क्लाउडाइन उससे सवाल पूछने लगती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम कितने साल की हो? लला कहती है कि मेरा नाम लला ल्यूलन है और मैं 12 साल की हूँ। क्लाउडाइन कहती है क्या सच में? मुझे लगा था तुम और छोटी होगी क्योंकि तुम छोटी सी दिखती हो। लला सोचती है ये तुम छोटी सी हो का शब्द मैं दिन में दोबारा सुन रही हूँ, लेकिन मुझे सहना पड़ेगा, मुझे मिस्टर बिल के बारे में सोचना है। क्लाउडाइन कहती है वैसे क्या तुम्हें पता है कि पियानो कैसे बजाते हैं? लला कहती है नहीं मुझे नहीं पता, और वो सोचती है मैं पहली बार पियानो को देख रही हूँ। क्लाउडाइन कहती है तो क्या तुम्हें ये गाना पता है? और वह पियानो बजाते हुए एक गाना गुनगुनाने लगती है। कहती है नहीं माय लेडी मुझे नहीं पता। क्लाउडाइन कहती है चलो म्यूजिक को भूल जाओ, क्या तुम्हें पता है कि फ्लावर्स को कैसे अरेंज करते हैं? लेकिन लला मना कर देती है। क्लाउडाइन कहती है अच्छा छोड़ो, क्या तुम्हें कोई इंडोर गेम खेलना आता है? लेकिन लला मना कर देती है। फिर क्लाउडाइन बहुत सैड हो जाती है क्योंकि करने को कुछ था ही नहीं, और वो लला से कहती है तुम कितनी बेचारी हो, तुम सच में एक छोटी सी बच्ची हो जिसको कुछ भी नहीं पता है। लला को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर क्या सकती थी। टडाइन कहती है मुझे लगा था तुम्हारे साथ मजा आएगा इसलिए मैं इंतजार कर रही थी, लेकिन सब बर्बाद गया, तुम एक छोटी सी पपी के अलावा कुछ भी नहीं हो। ये सब सुनने के बाद ताला सैड होती है और सोचती है मुझे घर जाना है, मुझे मिस्टर बिल के घर जाना है, लेकिन क्या मुझे इंतजार करना चाहिए? अगर वो वापस आए तो मिस्टर बिल प्लीज मुझे बताइए क्या ऐसा करना ठीक है? नेक्स्ट सीन देखते हैं। लला जा रही थी और तभी वो याद करती है आने से पहले मेड ने उसे एक गोल्ड कॉइन दिया था और ये भी कहा था कि मैडम ने कहा है तुम ये ड्रेस रख सकती हो, और वो लला के हाथ में पैसे देते हुए कहती है ये सबसे पोलाइट तरीका होता है अगर नोबल्स तुम्हें कोई गिफ्ट देते हैं, समझ गई? प्रेजेंट में लला सोचती है अभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं है, अभी मैं अपना बहादुरी वाला चेहरा लेकर घर जाती हूँ कि मैंने अच्छा काम करा। तभी उसे कोई आवाज लगाता है, वो क्लाउडाइन थी। वो लड़के उससे पूछती है ये कौन है? क्लाउडाइन कहती है गार्डनर इसको पाल रहा है। लला सोचती है कितना बुरा लग है, लेकिन कम से कम मुझे खुशी है कि ड्यूक यहाँ पर नहीं है। क्लाउडाइन उससे कहती है बायब। लला एक तरह से वो लला की इंसल्ट कर रही थी और लला को भी ये बात समझ आ रही थी। वो सोचती है बस मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना है, और वो जाते हुए सोचती है मुझे इस अजीब जगह से बाहर जाना है, मिस्टर विल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है, और उसके हाथ में जो गोल्ड कॉइन था वह भी घिसलता हुआ आगे चला जाता है। लला धीमे धीमे उठती है और अपने सामने देखती है तो वहाँ पर मैथियस खड़ा था। फिर बताया जाता है ऐसी आंखें जो तुम्हारी दिल की धड़कन को कुछ देर के लिए रोक दे। मैथियस ने उसे एक तुच्छ अस्तित्व के नजरिए से देखा जिसे कुचल जाना चाहिए, और अचानक से उसे महसूस हुआ उसके एक तरफ के होठ ऊपर की तरफ हो गए हैं। एक तरह से वो मुस्कुरा रहा था। एक बार जब लैला को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तब उसके शरीर में जो दर्द महसूस हो रहा था
वो धीरे धीरे गायब होने लगा। तब उसके दिमाग में भी वही सोच गूंज रही थी जो कि क्लाउडिया ने कहा था, तुम एक पपी के अलावा कुछ भी नहीं हो। उसकी उन बातों ने लाला के दिल पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। लला अपने कॉइन को उठाती है और दौड़कर वहां से जाने लगती है। वो बस पूरे वक्त घर की तरफ भागती रही, अपने आंसुओं को रोक रही थी और उसे ऐसा फील हो रहा था उसकी आवाज गले में ही अटक गई है। भागते भागते जब वो पहुंच गई तब उसने घर से आती हुई रोशनी को देखा। वहां पर मिस्टर बिल उसका इंतजार कर रहे थे। तब लला को समझ आया कि उसके अंदर जो फील हो रहा है वो क्या है, कुछ और नहीं बल्कि उदासी है। फिर 2 दिन बाद देखते हैं मिस्टर बिल लला के रूम में आते हैं और कहते हैं, लला क्या आज तुम जंगल नहीं जाने वाली? डायला कहती है, नहीं मिस्टर बिल, आज मैं घर पर रुकने वाली हूँ। मिस्टर बिल रूम के बाहर आकर सोचते हैं, उस दिन के बाद से 2 दिन हो चुके हैं। तब से वो इतनी ज्यादा उदास हो गई है कि वह बस अपने कमरे में बंद हो गई है। क्या घर में हमेशा से इतनी ही शांति रहती थी? नेक्स्ट सीन में लला उनको वही गोल्ड कॉइन लाकर देती है और कहती है, मैं ये आपको देती हूँ मिस्टर बिल, ये वो कॉइन है जो कि मुझे क्लॉडाइन ने दिया था। मिस्टर बिल सोचते हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है कि मिशन से आने के बाद तुम इतनी उदास क्यों लग रही थी। मिस्टर बिल कहते हैं कि तुम उसी लड़की की बात कर रही हो, लेकिन तुम ये पैसे मुझे क्यों दे रही हो? लला कहती है, मुझे लगता है कि ये पैसे अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सारे पैसे हैं, मुझे इन्हें फेंकना नहीं चाहिए, भले ही मैं अपसेट क्यों ना हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैंने बुरा काम नहीं करा था। भले ये काम कर कर मुझे कम पैसे मिले, लेकिन मैं आपको सब चीज के लिए रिपे कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये आपको देना चाहती हूँ। अंकल बिल मिस्टर बिल सोचते हैं कि जब मैंने लायला को रोते हुए भागते हुए आते देखा था तब मुझे लगा था कि लला ऐसा काम कर रही होगी जिसमें उसे बहुत चोटें लग गई। मैंने ऐसा प्रिटेंड करा कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे डर था कहीं ये रोने ना लगे। सच में वो बड़े घर के बेवकूफ लोग भी ना। और वो लाला से कहते हैं, लला तुमने ये पैसे कमाए हैं तो इन्हें तुम ही रखो। हमने ये पैसे मेहनत कर कर कमाए हैं क्योंकि तुम्हारा काम था एक बड़े घर की जिद्दी लड़की को संभालना जो कि बोर हो रही थी। ये एक अमेजिंग जॉब थी, तुमने अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हें फक्र से इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कांग्रेचुलेशंस। अब तुम बड़ों की दुनिया में एंटर कर चुकी हो लला। लला कहती है, अंकल बिल फिर भी क्या मैं इसके लिए अभी छोटी नहीं हूँ? अंकल बिल कहते हैं कि अगर तुम खुद के बल पर जीना सीख गई हो तो तुम बड़ी हो गई हो। पर वह उसे खूब खाना देते हुए कहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो अकेले इतने पैसों को कमा लेना बहुत रेयर होता है। एक छोटी बच्ची के लिए एक अच्छा स्टार्ट हो सकता है, समझी? अगर तुम अच्छी शुरुआत कर रही हो तो मुझे यकीन है तुम बड़ी होकर एक बहुत अच्छी लड़की बनोगी। अब जब तुम्हें बड़ा होना है तो तुम्हें अच्छे से खाना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, मुझे वो बच्चे पसंद है जो कि गाय की तरह खाते हैं। लला कहती है, अंकल बिल अगर मैं अच्छे से खाऊंगी तो मैं जल्दी ही बड़ी हो जाऊंगी। अंकल बिल कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे क्या तुम्हें किसी ने बोली करा कि तुम छोटी हो? लला कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं ज्यादा छोटी दिखती हूँ। अंकल बिल सोचते हैं, बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम छोटी ही हो। और वो जाते हुए कहते हैं, रुको मैं एप्पल जूस लेकर आता हूँ। लला कहती है, अंकल बिल क्या ये यूजलेस नहीं होगा अगर मैं इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करूंगी? अंकल बिल कहते हैं, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या कुछ है जो तो कि तुम्हें चाहिए? लला कहती है, हाँ मुझे एक नोटबुक चाहिए, जो मेरी पहले थी वो भर चुकी है। अंकल बिल कहते हैं, हाँ क्यों नहीं? लला कहती है, मैं कुछ कलर पेस्टेंस भी खरीद सकती हूँ। अंकल बिल कहते हैं, हाँ तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती हो। लला कहती है, अंकल बिल क्या आपको भी कुछ चाहिए? मिस्टर बिल कहते हैं, क्या तुम कुछ खरीद कर मुझे देने वाली हो? क्या होगा अगर मैंने कुछ बेकार सी लेकिन एक्सपेंसिव चीज मांग ली तो? लाई कहती है, तो फिर मैं और पैसे कमाऊंगी और आपको खरीद कर दूंगी। अंकल बिलस करते हुए कहते हैं, ठीक है मैं इंतजार करूंगा। और वो सोचने लगते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है, इसका दिल भी कितना बड़ा है। जब ये अभी से इतनी प्यारी है तो मुझे यकीन है कि ये बड़ी होकर भी बहुत अच्छी निकलेगी। रुको, ऐसी जो परिस्थितियां होती है उस वक्त में क्या एक औरत के लिए जो खूबसूरती होती है वो जहर का काम नहीं करती? सोच कर तो मेरे अभी से सर में दर्द हो रहा है। मुझे इसे ऐसी जगह भेजना चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, लेकिन ऐसी तो कोई जगह ही नहीं। सच में ये बेकार दुनिया और ये सड़े हुए इंसान भी ना ऐसा तो नहीं।
बड़े होकर मुझे इसे ड्रिंक करते हुए देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो बस कुछ देर के लिए है। फिर हमें बताया जाता है कि ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और मिस्टर बिल बस सोचते रहे। लला को इसलिए नहीं पाल रहे थे क्योंकि वो उसके लिए एक अच्छी जगह की तलाश कर रहे थे। एक ऐसी प्यारी मुसीबत फैलाने वाली लड़की अचानक से उनकी दुनिया में आ गई। जब धीमे धीमे लला बड़ी होती गई, उसके कपड़े छोटे होने लगे तो नए खरीदने पड़े और वो कमरा, जो कि बस एक टेम्परेरी वेयर हाउस की तरह था, धीमे धीमे एक लड़की के कमरे में ट्रांसफॉर्म हो गया और वो उसी लड़की को हर तरफ उछलते कूदते हुए देखते रहते थे। लला सोचती है कि बास्केट तो फुल हो चुकी है, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है उनको इससे पहले कुछ पता चलता लला अब 18 साल की हो चुकी थी। वो उससे प्यारे फ्रेश फ्रूट्स और रोजेस की तरह हो चुकी थी। वो अभी भी आर्बिस में थी और वो अभी भी बिल रमर के साथ थी। अपनी 18 साल वाली लला को देखते हैं और लला को देखते हैं जो मिस्टर बिल से कहती है, मिस्टर बिल जरा ये देखिए। मिस्टर बिल कहते हैं कि आखिर ये सब क्या है। लला कहती है कि ये रेस्पबेरीज है, मैं कल फिर से जाऊंगी और लेकर आऊंगी। मैं इनसे रेस्पबेरी जैम्स बनाने वाली हूँ। मिस्टर बिल कहते हैं क्या तुम कोई जैम बिजनेस खोलने वाली हो? लला कहती है वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं, वैसे मैं कुछ पीचेस भी लेकर आई हूँ, क्या आप खाना चाहेंगे? मिस्टर बिल पीचेस के 2 टुकड़े करते हैं और एक लाला को देने लगते हैं और कहते हैं जिस तरह से पीचेस दोबारा से उग चुके हैं देखकर लगता है कि समर आ गया। लला अपने सामने पेड़ पर बैठी हुई बर्ड्स को देखती है और कहती है कि आप सही कह रहे हैं, समर आ गया। एक सीन में रात हो गई थी और लाला पढ़ाई कर रही थी। उसको हल्का धुंधला दिखता है और वो सोचती है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्दी ही एग्जाम आने वाले हैं और मेरी आंखें तो बुरी होती जा रही हैं आजकल। अगर मैंने खुद के लिए थोड़े और पैसे बचा लिए तो शायद से मैं ग्लासेस खरीद सकूंगी। 20 बॉटल रेस्पबेरी जैम्स की या फिर 30 बॉटल काफी रहेंगी। अगर मैं सारे जैम को बेच दूंगी तो इससे काफी पैसे आ सकते हैं। मैं कल फिर से जंगल जाऊंगी और बहुत सारी रेस्पबेरीज को इकट्ठा कर लाऊंगी। तभी मिस्टर बिल आकर कहते है लाला, काफी देर हो चुकी है, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? लाइला कहती है कि मैं सो जाऊंगी, बस सोने से पहले और पढ़ाई करना चाहती थी। मिस्टर बिल कहते हैं मैं देख सकता हूँ तुम बहुत मेहनत कर रही हो, लेकिन खुद पर इतना जोर ना दो और जल्दी ही सो जाया करो। लैला कहती है मैं समझ गई अंकल बिल, मैं अच्छे से सो जाऊंगी। और फिर वो सोचने लगती है काफी समय पहले अंकल बिल ने डिसाइड करा कि वो मुझे स्कूल भेजेंगे, लेकिन उनके आसपास के जो लोग थे वो इस फैसले के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि आखिर एक अनाथ बच्ची को स्कूल भेजने का क्या फायदा। उन्होंने कहा अगर वो यहाँ पर रहती रही वो जल्दी ही बूढ़ी हो जाएगी, इसलिए उसकी जल्द से जल्द एक प्रॉपर फैमिली में शादी करा देनी चाहिए। और दूसरा रीजन ये था कि उसे ड्यू के मैशन में मेड के तौर पर काम मिल सकता है। लेकिन अंकल बिल ने उन सारे लोगों की बातों को सीधा इग्नोर कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे स्कूल भेजा। और जब मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी तो मैंने इस बड़ी सी दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना। जब मुझे हर दिन एक नई चीज पता चलती थी तो मैं और ज्यादा जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो जाती थी और मैं स्कूल में जो सीखती थी उस बारे में आकर अंकल बिल को बताती थी। और अंकल बिल जब मेरी तरफ देखते थे तो वो अपनी एक आदत की तरह स्माइल करते हुए हमेशा एक ही चीज बोलते थे, लाला तुम बड़ी होकर एक बहुत अच्छी एडल्ट बनोगी। लाला सोचती है एक शानदार एडल्ट। ये सुनकर मुझे काफी अच्छा लगता था जब भी मैं ये बात सुनती थी। उस रात सोने से पहले मैं खुद को एक एडल्ट के रूप में इमेजिन करती थी और मैं ये प्रूफ कर दिखाऊंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं उन्हें यही पे बैक करूंगी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। और सबसे पहला कदम ये होगा कि मुझे सक्सेसफुली इस एग्जाम को पास करना है। उसके बाद समर वेकेशन हैप्पीली गुजरेगा। तभी लला सैड हो जाती है और सोचने लगती है समर आ चुका है, इसका मतलब वो भी वापस आ रहा होगा। वो आदमी ड्यूक हेडहार्ट, वो ड्यूक जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। कहा जाता है कि उन्हें सेना अधिकारी के रूप में नियुक्त करा गया है। रॉयल मिलिट्री एकेडमी में गया ताकि वो अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो कर सके। कहा जाता है कि 2 साल पहले गर्मियों के बाद से वह आर्विस नहीं आया है क्योंकि उसे फ्रंट लाइन पर खुद को सर्व करना था, लेकिन इन गर्मियों में वो वापस आने वाला है। इसका मतलब जल्दी ही जंगल से बहुत ज्यादा गनशॉट की आवाजें सुनाई देंगी। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो स्कूल से वापस आ रही थी और उसकी
क्लासमेट्स उसे कहती है, क्या तुमने सोचा है तुम वेकेशन पर कहाँ जाओगी? मैं तो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। लला, तुम बताओ तुम कहाँ जाने वाली हो? लला कहती है, मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है, अभी मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल के गेट के बाहर खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। लला की क्लासमेट कहती है, लला जरा वहाँ पर देखो, वो आ गया। लला घूर कर देखने लगती है क्योंकि कमजोर आंखों की वजह से उसे दूर का दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमें पता चलता है वह लड़का कोई और नहीं बल्कि कायल था। बाकी लड़कियां उसको देखने लगती, इस वजह से वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लाला उन लड़कियों से कहती है, अभी मैं चलती हूँ, तुम लोगों से कल मिलती हूँ। वो लड़कियां तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनको तो कुछ और ही लग रहा था। लाला कहती है, कायल तुम यहाँ पर क्यों आए? ज्यादा कंफर्टेबल होता अगर स्कूल के बाद तुम मेरे घर पर आ जाते। कायल कहता है, मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन वहाँ जाते वक्त मैं यहाँ से गुजर रहा था। फिर बताया जाता है कि वो ऐसा कह तो रहा है, लेकिन लला के घर जाने के लिए उसने अपनी टेनिस क्लब प्रैक्टिस को स्किप कर दिया। दूसरी तरफ उसके दोस्तों को देखते है जो कहता है, आखिर वो कायल आज क्यों नहीं आया? दूसरा लड़का कहता है कि लगता है कि वो फिर से उस लड़की से मिलने के लिए गया है। फिर कायल को देखते हैं जो कहता है, मैं दौड़ कर आया था तो काफी गर्मी लग रही है, वैसे क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? तुम्हारी फेवरेट वैनिला आइसक्रीम चलो रास्ते में चलते हुए ले लेते हैं। आई सोचता है कि जरूरी नहीं कि आप टेनिस प्रैक्टिस ही करें, अपने गोल्डन टाइम में मैं ये वक्त लाला के साथ बिताना चाहता हूँ। लोगों ने आइसक्रीम ले ली थी और लाला कहती है, एक बुक है जो कि मैं लेना चाहती हूँ, चलो घर जाने से पहले बुक स्टोर चलते हैं। लाला आइसक्रीम खा रही थी और कायल उसको मुस्कुराते हुए देखा जा रहा था। दूसरी तरफ उसके क्लब मेंबर कह रहे थे, वो कायल को कल आने दो, देखना मैं उसको कल बाहर निकाल दूंगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो लोग लाइब्रेरी आ गए थे। कायल पूछता है, क्या ये वही बुक है जो कि तुम देखना चाहती थी? लला कहती है, हाँ, क्योंकि माइग्रेटरी बर्ड्स वापस आने वाले हैं, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री लिखना चाहती हूँ कि किस तरह के बर्ड्स होते हैं जो कि वेकेशन के वक्त वापस आते हैं। कायल कहता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें बर्ड्स बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो लला को देखकर सोचने लगता है, क्या आज मैं इसे कनम फेस कर दूं? क्या मैं आज इसको ये बात बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तभी लला उससे कहती है, कायल क्या कुछ है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो? कायल कहता है, नहीं कुछ भी तो नहीं, वैसे क्या तुम और बुक्स नहीं लोगी, बस एक ही लोगी? लला कहती है, हाँ मैं बस एक ही बुक लूंगी, चलो घर चलते हैं। और कायल फिर से सोचने लगता है, नहीं अभी नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब मुझे पता भी नहीं कि लला मेरे बारे में क्या सोचती है, अगर मैंने ऐसे टाइम पर उसको कन्फेस कर दिया तो वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेगी और मैं ये नहीं करना चाहता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो हमारी दोस्ती है वो भी खराब हो जाएगी। और ऑफ कोर्स जब मैं ये देखता हूँ कि लाला दिन पर दिन सुंदर होती जा रही है तो मैं बहुत सावधान हो जाता हूँ, इसीलिए मैं खुद पर काबू रखा हुआ हूँ ताकि लंबे समय तक उसकी इस खूबसूरत सी मुस्कुराहट को देख सकूं। मैं ये सोच रहा हूँ, क्या एक लवर की तरह शुरुआत करना सही रहेगा? हम काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं रहेगा अगर हम कपल बन जाए तो? एक हस्बैंड और वाइफ जो कि एक दूसरे के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हाँ, शादी में सोच रहा हूँ, क्या कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद हमें शादी कर लेनी चाहिए? फिर वो इमेजिन करने लगता है कि जब उनकी शादी होगी तो लाला ड्रेस में कैसी लगेगी। वो सोचता है, मुझे यकीन है कि लाला से ज्यादा खूबसूरत ब्राइड कोई भी नहीं होंगी। लाला कायल की वाइफ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी लला पूछती है, कायल तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें ये इतना फनी लगा कि मैं अपने ज्योमेट्री के टेस्ट में फेल हो गई? हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हें तो ज्योमेट्री के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तुम कहाँ मुझे पाहिल कहता है, नहीं लाइला रुक जाओ, मैं तो किसी और बात के बारे में सोच रहा था। फिर वो उसकी साइकिल पकड़ कर कहता है, चलो साथ में घर चलते हैं। वो लोग मिशन के पास से गुजर रहे थे और कायल कहता है, वैसे क्या तुमने ये खबर सुनी? बता रहे हैं कि ड्यूक हेड हार्ट 2 साल के बाद आखिरकार वापस आ रहे हैं। लाला फिर उदास हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता। कायल कहता है, मुझे लगता है कि मिशन में बहुत ज्यादा हड़बड़ी मची होगी क्योंकि ड्यूक वापस आ रहे हैं। बताओ तुम्हें इसमें दिलचस्पी नहीं हो रही? टाइला सोचती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उसको देखना नहीं चाहती हूँ। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा महसूस होता है रेडी क्लडाइन ने मुझे बुलाया था,
मुझे अकेला छोड़ दिया था और बस पैसे दे दिए थे। लेकिन जिस नीची नजरों से ड्यूक मुझे देख रहा था, उस वजह से मेरे दिल पर एक घाव हो गया था। वो एक ऐसा घाव था, वो तब मुझे महसूस होता था जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर पर रहती थी। जब भी मैं ड्यूक का चेहरा देखती हूँ तो वो दिन मुझे फिर से याद आ जाता है। इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि मैं उससे बिल्कुल भी ना टकराऊं। यहाँ तक कि उस वक्त भी जब लेडी क्लाउडाइन ने मुझे स्टेट में मिलने के लिए बुलाया था, मैं अपने सर को उस वक्त बस नीचे रखकर ही रही ताकि मेरी नजरें उससे ना मिले और वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ना देखे। मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। जो दर्द मैं भूलना चाहती हूँ वो बार बार मुझे याद दिला देता है। तभी काल उससे पूछता है, लाला अगर मैं एक ऑफिसर बन जाऊं तो कैसा रहेगा? एकदम ड्यूक एडार की तरह ऑफिसर बनूंगा और एक मेडल लेकर आऊंगा, शूटिंग में महारत हासिल करूंगा और अपने दुश्मनों का दिल चीर दूंगा। फिर लोग मुझे कैप्टन एटमैन कहकर बुलाएंगे। ये काफी ज्यादा कूल है ना? लला कहती है, काइल क्या तुम कुछ भूल गए हो? लगता है तुम्हें याद नहीं कि तुम एक चिकन को भी नहीं मार सकते। काइल कहता है, आखिर तुम दोबारा से उस बात को बीच में क्यों ला रही हो? फिर पिछले साल का वक्त देखते हैं। मिस्टर बिल चिल्लाते हुए कह रहे थे, काइल एटमैन आखिर अपने घर जाने के बजाय तुम मेरे घर क्यों आते रहते हो? एक अमीर दादा अपने घर पर खाना नहीं खाता, यहाँ पर खाता है। क्या तुम्हारे स्टेटस के लिए ये लो नहीं होगा? तब से इस छोटे बदमाश का मेरे घर आना बिल्कुल मना है। कायल सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो वक्त जब मैं लला से मिल पाता हूँ तभी जब मैं यहाँ पर आता हूँ और बहाना बनाता हूँ कि मुझे उसके साथ पढ़ाई करनी है। और वो मिस्टर बिल से कहता है, मिस्टर मैं खाने के लिए पे कर दूंगा, आप मुझे आर्डर दीजिए कि मुझे क्या करना है। मिस्टर बिल कहते हैं, क्या सच में तुम कर लोगे? एक सीन देखते हैं। उसे एक चिकन पकड़ने का आर्डर मिला था और वो उस मिशन में नाकाम हो गया था। मिस्टर बिल कहते हैं, और ये बच्चा तो एक चिकन तक नहीं पकड़ सकता। देखकर तुम्हें यही कहूंगा कि ये एटमैन फैमिली का निकम्मा बेटा है। काइल बहुत सैड हो जाता है और कहता है, मिस्टर ऐसा नहीं है। फिर लला उसको दिलासा देने लगती है और प्रेजेंट में काइल कहता है, तुम्हें पता है उस दिन के बाद से मिस्टर रेमर ने मुझे मेरा नाम लेकर नहीं पुकारा। वो मेरा नाम लेने की बजाय हमेशा यही कहते हैं कि किसी काम का नहीं। लला कहती है, वो ये भी तो कहते हैं कि अच्छा है पर किसी काम का नहीं, तो खुश हो जाओ। काइल कहता है, अच्छा तो तुम फिर से मुझे दिलासा दे रही हो। लला कहती है, काइल मैं तुम्हें पसंद करती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। ताकि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने इन हाथों से लोगों को बचाने के लिए मदद करो और इन हाथों को शूटिंग जैसी चीजों में बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये करना ज्यादा कूल लगेगा? काइल कहता है, तो क्या मैं मिलिट्री डॉक्टर बन जाऊं? तुम्हें तब भी मेडल मिलता है जब तुम मिलिट्री डॉक्टर बन जाते हो। कहती है कि हाँ, ये एक शानदार जॉब है क्योंकि तुम इसमें लोगों की जान बचाते हो। काइल कहता है, अच्छा ऐसा क्या? और तभी एक कार को आते हुए देखते हैं। लला से कहता है, साइड हो जाओ, एक कार आ रही है। और देखते हैं उस कार में कोई और नहीं बल्कि मैथियस बैठा हुआ था। काइल कहता है, क्या उसमें ड्यूक डोवेगर बैठे हुए थे? कहती है, नहीं मुझे लगता है शायद लेडी बैठी होंगी। डोवेगर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि मैंने सुना है उन्हें कार से बहुत नफरत है। काइल कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? कार्स तो काफी ज्यादा शानदार होती है, उनके काफी ज्यादा मॉडल होते हैं और वो ज्योमेट्रिक की टेक्नोलॉजी है। काइला कहती है, फिर से ज्योमेट्रिक की बात मत करो। काइल कहता है, अच्छा ठीक है, वैसे मैं ज्योमेट्रिक के नोट्स लेकर आया हूँ, तुम्हें दिखा सकता हूँ। अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैं उसे डेस्क पर छोड़ आया। लला कहती है, तो फिर ठीक है, मैं घर जा रही हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगी। डिनर तक आ जाना और इस बात का ख्याल रखना कि नोट्स को लेते आओ। काइल कहता है, तुम मेरा इंतजार करोगी या फिर नोट्स का इंतजार करोगी? लाला कहती है कि एक नोट्स का इंतजार करूंगी। जाहिर सी बात है, कहता है कि मेरा तो दिल ही टूट गया। खैर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लाला कहती है कि तुम आराम से आना, मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है। फिर वो जाते हुए सोचती है, आज मुझे डिनर में क्या पकाना चाहिए। दूसरी तरफ मैथियस को देखते हैं जो कार के बाहर देखता है और बटलर से कहता है कि गाड़ी को रोको। बटलर कहता है, क्या आपका मतलब यही बीच में रोक दूं? मैथियस कहता है, हाँ मुझे थोड़ी देर के लिए टहलने जाना है। और बटलर मैथियस से कहता है, तो फिर मैं इंतजार करता हूँ। मैथियस कहता है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। बटलर सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ होगा। ये अपने शेड्यूल से एक हफ्ते पहले आ गए, इसीलिए मैं किसी भी सर्वेंट को स्टैंड बाय पर रहने के लिए नहीं कह पाया। और अब ये अचानक से कह रहे हैं कि ये अकेले जाना चाहते हैं और वो मैथियस से कहने जा रहा था, तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन मैथियस कहता है, नहीं, मैं तुमसे मैनर में मिलता हूँ।
फिर वो वहीं पर वॉक करने लगता है और आंखें बंद कर कर कुछ याद करने लगता है। मैथियस की मॉम ने कहा था, मैथियस तुम्हें इस गर्मियों में सगाई कर लेनी चाहिए। मैथियस कहता है, ठीक है मैं कर लूंगा। और वो सोचता है, मैं अपनी माँ की बात पर राजी हो गया तो खानदान का रिवाज है कि सही वक्त पर शादी करना और एक उत्तराधिकारी को पैदा करना। मैथियस की ग्रैंड मदर कहती है कि मुझे लगता है कि लेडी क्लॉडाइन ड्यूकनेस बनने के लिए सबसे सूटेड रहेगी, और मैथियस सोचता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात पर भी राजी हो गया। क्लॉडाइन 1 ब्रांड एक शानदार दुल्हन बनेगी। मैथियस की मॉम कहती है, जब तुम आर्बीस वापस आ जाओगे तो मैं क्लाउडाइन की फैमिली के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाती हूँ। मैथियस कहता है, ठीक है मैं समझ गया। और वो सोचता है कि मेरी जिंदगी इसी तरह की है, मेरी कोई इच्छा नहीं है और ना ही मेरे अंदर किसी चीज को पाने की चाहत है। मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, जहाँ पर सब कुछ परफेक्टली ऑर्डर में है। कुछ इतना ज्यादा नेचुरली आता है कि वह बहुत बोरिंग लगने लगता है। अपनी इस जिंदगी में मैं एक परफेक्ट बेटा बना, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना, एक परफेक्ट ऑफिसर बना, और अब मैं एक परफेक्ट वुमेन से शादी करने जा रहा हूँ ताकि एक परफेक्ट फादर बन सकूं, ताकि हेड हार्ट फैमिली का हेड होने के रूप मैं अपनी फैमिली को और ज्यादा ताकतवर बना सकूं। जैसा कि मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर ने करा, मैं भी वैसा ही करूंगा। ये सब सोचता वो आगे जा रहा था और पीछे साइकिल से लला आ रही थी। वो मैथियस के पास से गुजर कर निकलती है। मैथियस की नजर उस पर पड़ती है। लला ने भी उसको देख लिया था और वह पीछे देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसकी में चोट लग जाती है। मैथ्यूस उसको देखने लगता है और सोचता है, ब्लॉन्ड हेयर, क्या ये वही लड़की है? वो लड़की जो कि गार्डनर के साथ कुछ वक्त के लिए रह रही थी, वो लड़की जो कि जंगल में टहला करती थी और मरी हुई बर्ड्स को दफनाती थी। लला ल्यूलन क्या ये अभी भी इसी शहर में रह रही है? तभी लला खड़ी हो जाती है और सर झुकाकर मैथियस से माफी मांगने लगती है। वो जल्दी जल्दी अपनी बुक्स को उठाने लगती है। तभी मैथियस उसका नाम लेता है, लाला ल्यूलन। लला कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा योर ग्रेस। और वो मैथियस की तरफ सर उठाकर देख तक नहीं रही थी। फिर वो अपना पेन उठाने जा रही थी। तभी मैथियस उसके पेन के ऊपर पैर रख देता है, एकदम उसी दिन की तरह जब उसने उसके कॉय के ऊपर पैर रखा था। लला हैरान हो जाती है, अपने पेन को खींचने लगती है, लेकिन वो नहीं निकलता। तभी मैथियस उससे कहता है, लला ल्यूलन, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लला कहती है, यस योर ग्रेस, मैं सुन रही हूँ। मैथियस को चिढ़ हो रही थी क्योंकि लाला उसकी तरफ देख नहीं रही थी, इसलिए उसने उसके पेन के ऊपर पैर रख दिया। फिर लला ने उसकी तरफ देखा और अब वो खुश था। फिर वो पेन के ऊपर से पैर हटाता है और वहाँ से आगे चला जाता है। लाई सोचती है, इतना सब कुछ करा और कुछ भी नहीं कहा, आखिर फिर इसने ये सब कुछ करा ही क्यों? क्या लोगों को इस बारे में पड़ता है जिनको परफेक्ट ड्यूक कहा जाता है, जिनको सब लोग मानते हैं, वो इस तरह की हरकत करते हैं? लाला अपनी साइकिल उठाती है और आगे बढ़ने लगती है और मैथ्यूस को देखकर सोचती है, क्या ये इसी तरह धीरे धीरे चलने वाला है जब तक हम लोग स्ट्रेट नहीं पहुंच जाते? मैं चाहती हूँ कि वह अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल करे और अपनी स्पीड को थोड़ा तय कर ले, क्योंकि मैं उसके आगे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती हूँ। तभी मैथियस मुड़ता है और पीछे मुड़कर लाला को देखने लगता है और सोचता है कि वक्त गुजर गया और अब वो लड़की बड़ी हो चुकी थी। वो अब एक छोटी बच्ची नहीं रही थी। लाला ल्यूलन अब एक वुमेन बन गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है वो वक्त जब गुलाब, जो कि बर्क एम्पायर के नेशनल फ्लावर थे, हेड हार्ट स्टेट का प्राइड, पूरी तरह से खिला हुआ था। और जब गर्मियां वापस आई तो ड्यूक हेड हार्ट भी स्टेट में वापस आ गया। मेशन के जो सर्वेंट थे वो पहले से और ज्यादा बिजी हो गए थे, क्योंकि टाइम टू टाइम स्टेट में और ज्यादा गेस्ट आने लगे थे, इसलिए उनकी मीटिंग की तैयारी और पार्टीज की तैयारी करना जारी रही। सारे सर्वेंट्स अपने काम का पालन कर रहे थे। बर्ग में हेड हार्ट फैमिली के बाद दूसरी कीमती फैमिली थी काउंट ब्रांड की, एक ऐसे गेस्ट जिनकी और ज्यादा स्पेशल केयर करनी है। देखते हैं क्लाडाइन और क्लाडाइन के पेरेंट्स भी आ गए थे। सिर्फ कहने की बात थी कि वो यहाँ पर दौरा करने के लिए आए थे। हालांकि काउंट की इकलौती बेटी क्लाउडाइन का आरबीस में आने का कारण ताकि वो आरबीस की कॉमन नॉलेज ले सके, लेकिन सिर्फ ये कारण नहीं था कि वह आरबीस आई थी। क्लाउडाइन गाड़ी से बाहर निकलती है। मैथियस जाकर उसको ग्रीट करता है। बताया जाता है कि एंगेजमेंट को अनाउंस करने से पहले दोनों फैमिलियों के बीच में बातचीत होनी थी, इसलिए दोनों फैमिलियों के लिए एक फ्रेंडली अरेंजमेंट कराया गया। सब लोगों का उद्देश्य जाहिर था,
कोई भी इस बात को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन किसी से भी ज्यादा ये मानना था कि क्लाडाइन क्या करेगी। टडाइन कहती है, क्या ग्रीन हाउस हमेशा से इतना ही खूबसूरत था। मैं देख सकती हूँ कि लेडी हेडहार्ड ने तो हेवन का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर रख दिया है। मैथियस की मॉम कहती है, हाँ मैं काफी समय से यहाँ की देखभाल कर रही हूँ और आगे चलकर मैं इसे उस लेडी को सौंप दूंगी जो कि अब यहाँ का ख्याल रखेगी। वो इस वक्त क्लाडाइन की ही बात कर रही थी। फिर वो मैथियस से बोलती है, मैथियस जॉ क्लाउडाइन को आर्विस का पैराडाइज दिखा लाऊं, और वैसे भी हमें अभी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है। मैथियस क्लाउडाइन के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, चलो चलते हैं। लेकिन वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है, उसे लाला का हाथ याद आने लगता है। उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और क्लाउडाइन कहती है, चलिए ड्यूकेट हार्ट चलते हैं। बताया जाता है क्लाउडाइन अब उसकी छोटी कजन नहीं रही थी, अब वो परफेक्ट लेडी बन चुकी थी। थियस भी उसे सम्मान के साथ ग्रीट करता है, जैसे वह पहली बार किसी लेडी से मिल रहा हो। यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था। भले ही वो दोनों ज्यादा करीब नहीं थे, फिर भी वो काफी समय से एक दूसरे को जानते थे। उनकी फैमिली को समझ आ रहा था मैथियस और क्लाउडाइन दोनों अब कितने शानदार नोबल्स बन चुके थे। यही वजह था कि उन दोनों ने पॉलिटिकल मैरिज के लिए एक दूसरे को चुना, और यही सबसे बड़ा और जाहिर सा कारण था। क्लाउडाइन मैथियस से कहती है, ग्रीन हाउस की बर्ड्स तो बहुत खूबसूरत है। इन लोगों को ये भी पता है कि इन लोगों के साथ कैसे पेश आना है। मैं सोच रही हूँ इसका सीक्रेट क्या होगा। तभी मैथियस ओल्ड मैन को इशारा करता है। वो क्लाउडाइन से आकर कहते हैं, क्योंकि इनके पर्च को छान दिया जाता है। माय लेडी, क्लाउडाइन कहती है, क्या इनके पर को काट कर छांटा जाता है? क्या इनको दर्द नहीं होता? ओल्ड मैन कहते, हम तो सिर्फ पंखों को काटते हैं, इसलिए इनको दर्द नहीं होता। अगर आप क्यूरियस हो रही है तो आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्लाउडाइन कहती है, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? ड्यूक थियस कहता है, हाँ माय लेडी, जैसी तुम्हारी इच्छा। ओल्ड मैन पिंजरे के अंदर से एक येलो बर्ड यानी कि कैनरी को निकाल कर लाते हैं। मैथ्यूस उसे देखकर पूछता है, आखिर ये किस तरह की बर्ड है? ओल्ड मैन कहते हैं कि ये कैनरी है और ये सॉन्ग बर्ड है जो कि बहुत खूबसूरत गाना गाती है। क्योंकि इसे किसी इंसानी हाथों ने नहीं छुआ था तो इसकी कीमत ज्यादा है। हालांकि अगर इसके पर के ऊपर के हिस्से को काट दिया जाए तो ये और उड़ नहीं पाएगी और वो कहीं भाग नहीं पाएगी। ऐसे ही वो धीमे धीमे नरम पड़ जाएगी। और डाइन कहती है, फिर भी क्या हमें इसके पर काटने पड़ेंगे? ओल्ड मैन कहते हैं, जो कि अपनी इच्छा अनुसार उड़ सकता है, उसे किसी इंसान द्वारा काबू नहीं किया जा सकता। हालांकि ऐसा करना इनके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि हम इन्हें उड़ने से रोक सकते। इस वजह से खतरनाक जगह पर नहीं जाएंगे और चोट नहीं खाएंगे। ओल्ड मैन ने उसके परों को काट दिया था। वो उड़ने की कोशिश करती है लेकिन तभी ही नीचे गिर जाती है। मैथियस उसको अपने हाथों में उठा लेता है, जिस वजह से वो झट्टाने लगती है। ओल्ड मैन बर्ड को लेते हैं और कहते हैं कि वो तुरंत ही काबू में नहीं हो जाते, उनको थोड़ा वक्त लगता है ताकि उनको इन पंखों की आदत पड़ सके। और वो क्लाउडाइन से पूछते हैं, क्या आप इसको पालना चाहेगी माय लेडी? कहती है, नहीं, मैं बस इसको देखना चाहती थी। शुक्रिया मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए ड्यूक हेड हार्ड अब टेबल पर वापस चलते हैं। मैथियस की तरफ हाथ बढ़ाती है। मैथियस उसके हाथ को जैसे ही पकड़ता है, उसे फिर से लला का हाथ नजर आता है। फिर दोनों जाने लगते हैं। तभी मैथियस ओल्ड मैन से कहता है कि इसे मेरे कमरे में भेज देना। ओल्ड मैन कहते हैं कि माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? मैथियस कहता है कि उस बर्ड में उस कैनरी की बात कर रहा हूँ। और लला को देखते हैं जो बैरीज इकट्ठा कर रही थी। फिर वो याद करती है जब वो मैंशन फ्लावर्स लेकर गई थी, तब मेट ने उससे कहा था, थैंक यू सो मच लला कि तुम फ्लावर्स को यहाँ पर लेकर आई। लला कहती है, कोई बात नहीं, वैसे देखकर लगता है कि स्टेट में कोई आने वाला है। कहती है, हाँ ब्रांड फैमिली आने वाली है, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। लला सोचती है, मिस क्लाउडाइन इस साल आने वाली है, लेकिन जब भी ड्यूक यहाँ पर आते हैं तो क्लाउडाइन भी जरूर आती है। मेट कहती है कि देखकर ऐसा लगता है लेडी क्लाउडाइन और ड्यूक की जल्दी ही इंगेजमेंट होने वाली है। हम यही सोचते थे कि हमारे शानदार ड्यूक की शादी आखिर किस लड़की से होगी, लेकिन देखकर ऐसा लगता है मिस क्लाउडाइन की मेहनत का अब फल उन्हें मिलने वाला है। और प्रेजेंट में लला सोचती है, मैं बस उम्मीद करती हूँ ड्यूक के आने के बाद भी जंगल शांत रहे। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि जल्दी ही उनकी इंगेजमेंट होने वाली है। क्या मुझे आज का काम यहीं पर खत्म करना चाहिए, इससे पहले ड्यूक यहाँ पर आ जाए, या फिर इससे पहले कि मिस क्लाउडाइन मुझे बुला ले? सीन में मैनर देखते हैं, बट ललर मैथियस से कहता है को जिस चीजों की जरूरत थी मैंने उसका इंतजाम कैबिन में कर दिया है। योर ग्रेस, हालांकि आफ्टरनून में आपको डायरेक्टर से मिलना है, इसलिए मैं कार को तैयार रखूंगा।
ताया जाता है आर्वेस्ट के जंगल और वहाँ के रिवर का नजारा। थियस को ये सीनरी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसने यहाँ बोट हाउस पर एक कैबिन बनवा लिया। उसकी ग्रैंड मदर और मदर बहुत ही ज्यादा कम इस रिवर साइड पर आती है, इसलिए ये कैबिन मैथियस के लिए एक प्राइवेट दुनिया थी। अपने फ्री टाइम में यहाँ पर वक्त बिताता है और जंगल की तरफ और रिवर की तरफ देखता है। बाद वो थोड़ी देर बुक पढ़ता है और थोड़ी देर के लिए नींद ले लेता है। ये कैबिन उसके लिए एक कंफर्टेबल जगह थी जहाँ पर वो जो चाहे कर सकता था। इसके अलावा भी उसकी एक बहुत फेवरेट चीज थी। मैथियस अपना बाथ गाउन उतारता है और रिवर के अंदर कूद जाता है। फिर बताया जाता है जंगल के पेड़ों के बीच में से आसमान दिखने लगता है। जब उस पेड़ को छूती है तो उनके पत्ते आवाज करते हैं। उनके ऊपर बैठे हुए चिड़िया चहचहाती है। एंगेजमेंट की बातचीत के कारण कुछ ही दिनों में बहुत हंगामा मच गया था। ऐसा लग रहा था रिवर उसे बहुत ज्यादा शांति पहुंचा रहा था। ब्रैट और हेड हार्ट फैमिली के बीच में वो जो शादी की बातचीत थी वो स्मूथली चल रही थी। एंगेजमेंट का पीरियड पूरा 1 साल का होने वाला था। समर के एंड होते होते इस एंगेजमेंट को दुनिया में अनाउंस कर दिया जाएगा। हालांकि सब लोग मैथ्यूज की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए वह ड्यूक होना डिर्व करता था। इसलिए मिलिट्री ऑफिसर होने के तौर पर अब उसे अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं थी। उसने 2 साल तक इंपीरियल गार्ड के तौर पर अपना वक्त बिताया। अब शादी के बाद वह अपनी फैमिली के कामों पर फोकस करने वाला था। जैसी चीजें चलनी चाहिए थी चल रही थी। उसकी जिंदगी रिवर की तरह शांति से बह रही थी, जैसा कि उसके मायने में कहा जाता है। सब कुछ परफेक्ट। सीने लला को देखते हैं जो पेड़ पर बैठी थी। तभी उसके हाथ से पेपर्स छूट कर गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके सामने मैथियस नेकेड रिवर में तैर रहा था। उसकी नजर भी लला के ऊपर पड़ती है। लला जल्दी से अपनी आंखें मलने लगती है। सोचती है वहाँ पर क्या है, क्या कोई आदमी वहाँ पर तैर रहा है। ऐसा लगता है कि वो नेकेड है। नहीं, ये तो ड्यूक है। डांट है, नहीं यहाँ पर मत आना। आखिर ये इस जगह पर क्यों आ रहा है। नहीं प्लीज यहाँ पर मत आओ, अपनी आंखें बंद करो। लाला, तुम्हें दूसरी तरफ जाना चाहिए। आखिर तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, वो चिल्लाकर कहती है। प्लीज यहाँ पर मत आओ। वो जल्दी से पेड़ से उतर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते उसे सामने काल नजर आता है जो उससे पूछता है, मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था। इससे पहले काइल अपनी बात खत्म कर पाता, लला जाकर उससे टकरा जाती है। काइल उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो लला? आखिर तुमने ऐसी हालत क्यों बना रखी है? लला उससे कहती है, काइल अब मुझे क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। काइल कहता है, आखिर क्या हो गया? क्या जंगल में तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? तुमने एक वाइल्ड एनिमल देख लिया या फिर कुछ और? लाला कहती है, मुझे लगता है एक वाइल्ड एनिमल देखती तो ज्यादा बेहतर रहता। काइल कहता है, अपने ऊपर काबू रखो। और लला, अगर तुमने वाइल्ड एनिमल नहीं देखा है तो क्या तुमने कोई भूत देख लिया? लला सोचती है, नहीं, वो भूत से भी ज्यादा कुछ भयानक था। काइल कहता है, क्या तुमने मुझसे नहीं बताया था कि तुम रसबरीज को इकट्ठा करने के लिए गई हो? लला कहती है, अरे हाँ, मेरी रसबरीज। काइल कहता है, मुझे नहीं पता तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो, लेकिन चलो रसबरीज को लेकर आते हैं। लला कहती है, नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे अभी नहीं जाना। सीन में मैथ्यूज को देखते हैं जो कि लला की रसबरीज की टोकरी के पास आया था और रसबरीज को देखकर कहता है, इतनी सारी रसबरीज क्या वो आरबी से रसबरीज की प्रजाति को खत्म करना चाहती है? फिर वो उस पेड़ की तरफ देखता है जिसके ऊपर लाला बैठी हुई थी। पास्ट के उसी सीन को याद करता है जब वो पहली बार लाला से मिला था और वो मुस्कुराकर कहने लगता है कि वो अभी भी उसी तरह पेड़ पर चढ़ती रहती है। नेक्स्ट सीन में आई ग्लासेस की शॉप देखते हैं। ग्लासेस के ओनर कहते हैं, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है? लला अपने लिए चश्मा बनवाने के लिए आई थी और वो कहती, ऐसा लग रहा है कि मैंने एक नई दुनिया में कदम रख दिया है। क्लास ओनर कहते हैं, हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें काफी कमजोर हो गई थी। तुम्हारे लिए इतने वक्त तक ऐसा झेलना काफी अनकंफर्टेबल रहा होगा। ला कहती है, हाँ, मुझे पढ़ने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन अब बेहतर लग रहा है। वो सोचने लगती है, आखिरकार मैंने अपने ग्लासेस को पा लिया और ये मैंने अपनी खुद की मेहनत से पाए हैं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया रसबरीज, जो तुमने मेरा साथ दिया। लेकिन रसबरीज का जैम बनाते बनाते मेरे हाथों की तो जान ही निकल गई थी। वो जाते हुए सोचती, हालांकि इतने खूबसूरत दिन पर भी मुझे वो यादें डरा रही है। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है क्योंकि मुझे आज ही मेरे ग्लासेस मिले हैं। युग आखिर समझता क्या है? क्या उसे लगता है कि सब कुछ बस उसका इलाका है? नेकेड होकर रिवर
में तैर रहा था। क्या होता अगर कोई उसे देख लेता? तो मुझे लगता है कि जब तक कि ड्यूक यहाँ से चला नहीं जाता, मुझे रिवर के पास नहीं जाना चाहिए। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं कुछ वक्त के लिए अपने फेवरेट प्लेस पर नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं उसके साथ बिल्कुल भी टकराना नहीं चाहती हूँ। तभी उसे कोई आवाज लगाता है और लला सोचती है ये तो जानी पहचानी आवाज है। पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर मैथ अस्ता, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। लेकिन उसके साथ क्लोडाइन भी थी जो कहती है काफी समय बाद मिले लाला। लला कहती है हाँ, हेलो ड्यूक और माय लेडी। क्लोडाइन सोचती है ये बच्ची काफी समय से मैंने इसको देखा नहीं था, अब ये एक लेडी बन चुकी है। और वह लला से कहती है कि मैंने तुम्हारे ग्लासेस की वजह से तो तुम्हें पहचाना ही नहीं था। तो बताओ अब तुम कैसे हो? वैसे हम लोग एक होटल चाय पीने जा रहे थे, तो तुम भी हमारे साथ आओ लला। हम लोग काफी समय से एक दूसरे से मिली नहीं है, तो ये बेहतर रहेगा कि हम साथ बैठकर चाय पिए और कुछ बातें करें। आपको तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी? ड्यूक हेड हार्ड और वो लला से कहती है मेरे पीछे आओ। लला सोचती है कि ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, मुझे कायल से जाकर मिलना है, मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन अभी भी कुछ वक्त बचा हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मुझे यकीन है कि इसे मुझसे कोई बात तो करनी नहीं होगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इस बात से आश्चर्य नहीं हो रहा। एक ऐसी जगह जहाँ पर तुम होते भी हो, लेकिन ऐसा प्रेजेंट करते हो कि तुम हो ही नहीं। 12 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसा ही होता था, तो आज मैं ये बात को एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन अपने ग्लासेस के कारण मैं क्यू को अपने सामने बैठे साफ साफ देख पा रही हूँ। लेकिन अपने बचपन में मैंने जब इसकी नीली आंखों को देखा था, तो इसकी आंखों ने मुझे रुला दिया था। और इस वक्त मुझे बहुत अब ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि मैंने कहा था हम दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर भी हम आमने सामने बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है? क्या ड्यू को उस दिन की वजह से बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? नॉर्मली देखा जाए तो ये वो इंसान है जिसे एम्बरेस होना चाहिए था। जब मैं सोच रही हूँ तो मैंने इस बारे में पहले भी सुना है। नोबल्स लोग सर्वेंट्स को एक फर्नीचर या फिर पेंटिंग से ज्यादा और कुछ नहीं देखते, क्योंकि उन लोगों का नजरिया बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। यानी कि इसको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी फर्नीचर के सामने नेगेट था। अब से मैं ऐसा ही दिखाऊंगी कि मैं एक फर्नीचर हूँ, ऐसे फर्नीचर जिसकी कोई सोच ही नहीं। तभी क्लोडाइन पूछती है तो लला तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? क्या तुम एंजॉय कर रही हो? तुम तो अगले साल ग्रेजुएट हो जाओगी ना, तो तुमने ग्रेजुएशन के बाद क्या करने का सोचा है? लला कहती है कि मैं एक टीचर बनने की तैयारी कर रही हूँ। लड़ाइन कहती है कि एक टीचर, हाँ ये तो काफी अच्छा गोल है, मुझे इस बात पर यकीन है तुम कर लोगी, ये तुम पर सूट करता है। क्यों मैंने सही कहा ना ड्यूकहेड? लाम मैथियस की तरफ देखती है और मैथियस कहता है हाँ सही कहा। लला फिर अपनी नजरों को नीचे कर लेती है। फिर कुछ देर क्लोडाइन बात करती है लला, तभी उससे कहती है मुझे माफ करिएगा ड्यूक और लेडी, मैं इस तरह से पहले जाने के लिए कहने वाली हूँ, लेकिन मुझे जल्दी ही अपने एक दोस्त से मिलना है। राउडाइन कहती है अच्छा ऐसा क्या, तब तो तुम जा सकती हो, मुझे अच्छा लगा कि मैं तुमसे मिल पाई। लाइला कहती है ठीक है अब मैं चलती हूँ, आशा है आपका दिन अच्छा गुजरे। उसके जाने के बाद मैथियस की नजर लला की चाय के कप पर पड़ती है। लला ने कप को छुआ तक नहीं था। नेक्स्ट सीन में देखते है लला काल के साथ थी और काइल कहता है अच्छा तो तुम रसबेरीज लेकर आई, उनसे जैम बनाकर बेचा, तुम तो कमाल की हो लला। लला कहती है मुझे परेशान मत करो, वैसे तुम इतनी देर से हंस क्यों रहे हो? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ग्लासेस पहनी हुई हूँ? कहता है तुम्हें पता है अगर तुम ग्लासेस को और ज्यादा अंदर करोगी तो तुम्हारी आंखें एकदम चूहे की तरह नजर आएंगी। काला कहती है मैंने कहा ना ऐसा मत करो। काइल कहता है पता है तुम अंकल बिल की तरह दिख रही हो, वैसे चलो जल्दी से खा लेते हैं, टेनिस खेलने के बाद मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर मैथियस को देखते हैं जो कार में बैठा हुआ था और खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे बेंच पर बैठे काइल और लला नजर आते हैं और वो सोचता है क्या ये वही लड़का है जिस दोस्त की वो बात कर रही थी? ये तो काइल लिटमैन है, डॉक्टर का बेटा। उसने उस वक्त अपने चाय को कप को छुआ भी नहीं था। वो चुपचाप वहाँ पर बैठी थी और चुपचाप ही वहाँ से चली गई। उस वक्त बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे कि बस वहाँ से भागना चाहती है। मैथियस वो पल याद करने लगता है जब लाला साइकिल से गिर गई थी। वो चली गई क्योंकि वो उस लड़के से मिलना चाहती थी। वो मुझे छोड़कर चली गई, वह भी उस लड़के से मिलने के लिए।
एपिसोड स्टार्ट होता है और मैशन में क्लाउडिया अपनी मॉम को देखते हैं। वो खिड़की के बाहर देखकर कहती है, नहीं क्या सच में ये वो लड़की है, वो जिसे कहा जा रहा था कि एक अनाथ लड़की गार्डनर के घर में रह रही है, क्या वो अभी भी उसी के साथ रह रही है? ये सवाल वो क्लाउडाइन से पूछ रही थी, जो कि वही बैठी थी। कहती है, हाँ मॉम, ये वही लड़की है। वो काफी प्रीटी है ना, मुझे लगता है कि वो जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा प्रीटी हो जाएगी। क्लाउडाइन की मॉम कहती है कि तुम ये कह रही हो, लेकिन तुम्हें क्या इससे कोई दिक्कत नहीं? क्लाउडाइन सोचती है कि दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है, मैं ये बात जानती हूँ कि वो लड़की प्रीटी है। वो लाला जिससे मैं काफी समय बाद मिली थी, वह मेरी उम्मीदों से और अधिक थी। एक छोटी सी यूनिक बॉडी और ब्यूटीफुल से फीचर्स, ग्रीन आंखें जो कि मिस्ट्री से भरी हुई है और क्लियर व्हाइट स्किन, इसीलिए मैंने अचानक उसे साथ चलने का सुझाव दे दिया था। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही थी, अगर ड्यूक हेड हार देखेगा कि उसके इस टेस्ट में इतनी खूबसूरत लड़की बड़ी हो रही है तो उसके चेहरे पर कैसा रिएक्शन होगा। और वो मेरी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खड़ा उतरा। उसकी आंखों में नजर आ रहा था इंटरेस्ट और क्यूरियसिटी। क्लाउडाइन अपनी मॉम से कहती है, मुझे पता है कि आपको किस बात की फिक्र हो रही है मॉम, लेकिन मैं इस बात पर और ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। क्लाउडाइन की मॉम कहती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी तुम यंग हो और तुम आदमियों को अच्छे से नहीं जानती। तुम्हें नहीं पता है कि आदमी अपने रुख को इतनी जल्दी मोड़ लेते हैं। क्लाउडाइन कहती है कि दुनिया में तो बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, ड्यूक के सामने कोई भी ऐसी लड़की आएगी तो क्या मैं उससे छुटकारा पालूं? मॉम, जैसा कि आपने मुझसे कहा, मैं अभी भी यंग हूँ और आदमियों को अच्छे से नहीं जानती हूँ। मैं ये भी बात जानती हूँ, जो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड आदमी होते हैं उनकी एक या फिर दो मिस्ट्रेस भी होती है। वो सोचती है कि शायद ये हो जाए या फिर कुछ नया हो जाए, वो भी किसी लड़के की खूबसूरती की लालसा में बहक जाए, जैसे कि मेरे फादर बहके थे और जैसे कि बहुत सारे आदमी करते हैं। हालांकि वो आदमी जो एक औरत को एक औरत की तरह ट्रीट करना जानता है। आदमी मुश्किल से ही होते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किलें वही खड़ी करते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें एक औरत को कैसे ट्रीट करना है। लेकिन मैथियस थोड़ा सा अलग है। वो इस फैमिली का हेड है जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर किसी औरत के पीछे नहीं भागेगा। क्लाउडाइन कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन अगर ड्यू की एक मिस्ट्रेस हो भी गई तो मुझे लगता है मैं ऐसे इंसान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। फिर वो औरत मेरी मुट्ठी में रहेगी, मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर सकती। कि मॉम कहती है, ओ क्लाउडाइन, आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम भी ना? क्लाउडाइन सोचने लगती है, मेरी माँ जो कि बहुत कमजोर थी, जिस वजह से उनके बहुत सारे मिसकैरेज हुए, बहुत मुश्किलों के बाद वो मुझे पैदा कर पाई थी। क्लाउडाइन की मॉम कहती है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि मैथियस के आसपास ऐसी लड़की का होना अच्छा है। मैं हर साल यहाँ पर आती हूँ, आखिर मैंने पहले इस लड़की को क्यों नहीं देखा? टाइन सोचती है कि मेरे फादर का प्यार ठंडा पड़ जाएगा जब उन्हें एहसास होगा कि वो उत्तराधिकारी के तौर पर एक लड़का पैदा नहीं कर पाए। फिर पता नहीं कब एक जवान औरत आएगी, उन्हें लड़का पैदा कर देगी और उनका प्यार छीन लेगी। मेरी माँ हमेशा इसी डर में रहती है। मुझे अपनी माँ पर बहुत तरस आता है और मैं इस तरह की दया से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। क्लाउडाइन कहती है, मॉम, अगर ड्यू को उस लड़की में इंटरेस्ट भी हो तब इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अगर आप इसे देखकर ध्यान से सोचेंगी तो ये बस लस्ट है। क्लाउडाइन की मॉम कहती है, क्लाउडाइन, तुम प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। प्यार एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को पागल बना देती है। डाइन सोचती है, क्या प्यार? मैंने अपनी माँ से वादा करा जो प्यार की वजह से कभी भी रोना बंद नहीं करती थी, और मैंने सोचा है कि मैं अपनी माँ की तरह कभी नहीं जीऊंगी। मुझे प्यार की जरूरत नहीं है कि जब वो खत्म हो जाता है तब आपको छोड़ दिया जाता है। मुझे चाहिए है परफेक्ट मैरिज जो कि मेरी डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट सीन में मैथियस को देखते हैं जो उसी येलो कैनरी को पाल रहा था। कैनरी आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है और वह उसको सहलाने लगता है। फिर वह खिड़की के बाहर देखता है, वो लला को देख रहा था जो गार्डन में काम कर रही थी। नेक्स्ट सीन में कायल को देखते हैं जो लला का घर आता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं दिखती और वो वही खड़ा होकर सोचने लगता है। ऐसा लगता है कि वो अपने अंकल की मदद करने के लिए साथ में गई है। वो जल्दी ही वापस आ जाएगी, शायद मुझे इंतजार करना चाहिए। और वो मुस्कुराते हुए सोचने लगता है, फ्यूचर इटमैन ग्लासेस के साथ भी बहुत प्रीटी लगेगी। फिर वही सीन देखते हैं जब दोनों ने साथ में लंच करा था और साइकिल से वापस आ रहे थे। लाई कहती है, कायल, तुमने मुझे सैंडविच खरीद कर दिया तो मैं तुम्हें डेजर्ट खरीद कर दूंगी। काइल कहता है, अरे
कोई बात नहीं, तुम ऐसी बात क्यों छेड़ रही हो। और काइल सोचने लगता है जब मैं लला के साथ साइकिल पर था तब मैं शिद्दत के साथ उसके साथ साइकिल पर जाना चाहता था। लला कहती है तुम्हें पता है काइल, कुछ भी हो मैं तुम्हें आइसक्रीम तो दिला दूंगी। कायल सोचने लगता है मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी मुझे इंतजार करना चाहिए सही वक्त का। लेकिन मेरे सब्र का बांध हमेशा लैला के सामने कमजोर सा पड़ जाता है। जब भी मेरी उंगलियां उससे टकराती है तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा लगता है मानो दिल की आवाजें मेरी पूरी बॉडी में गूंज रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल वाली बात यह है कि इस फीलिंग को सहते रहना। एक दिन अचानक से कोई आ जाएगा, शायद वो लायला को मुझसे दूर ले जाए। ये डर मुझे बहुत ज्यादा सताता रहता है और ऐसे केस में मैं ये सोचता हूँ क्या ये बेहतर नहीं रहेगा अगर मैं कनम फेस कर दूं। तो तभी कोई कायल को आवाज लगाता है। वो लला थी जो फ्लावर वाली हैट पहन कर आ रही थी। उसकी हैट देखने के बाद कायल जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है आखिर ये किस तरह की अजीब सी हैट पहन रखी है तुमने। लला के साथ अंकल बिल भी थे जो कहते हैं क्या कहा। कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि फूलों का गुलदस्ता चलते हुए आ रहा है। मुझे यकीन है कि तुमने इसे पैसे से तो खरीदा नहीं होगा। आखिर तुम्हें ये मिली कहाँ से। कायला कहती है मैंने ये नहीं खरीदी है, अंकल बिल ने मुझे गिफ्ट के तौर पर खरीद कर दी है। ये सुनने के बाद तो कायल के भाव ही बदल जाते हैं और वो कहता है वाह कितनी शानदार लग रही है, तो तुम पर सूट कर रही है, बहुत प्रीटी है। सीन देखते हैं कायल के सर पर अंकल बिल ने बजा दिया था। लला कहती है चलो खाना शुरू करो। कायल कहता है हाँ खाता हूँ और वो सोचता है चलो कम से कम मुझे खाना तो नसीब हो रहा है। फिर लाला बाहर बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी काल उससे आकर कहता है लला क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। मुझे माफ कर दो ना, अगर मुझे पता होता तो मैं ये कभी भी नहीं करता। लेकिन आखिर उन्होंने तुम्हें हैट क्यों खरीद कर दी। लला कहती है क्योंकि मैंने खुद कहा था। कहता है क्या तुमने कहा था। तुमने मुझसे तो कभी ऐसा नहीं कहा। लला कहती है दरअसल वो बहुत अपसेट लग रहे थे जब मैंने खुद के पैसों से ग्लासेस को खरीद लिया था और मैंने उन्हें बताया था। फिर देखते हैं लला ने जब मिस्टर बिल को बताया था तो मिस्टर बिल ने कहा था अगर तुम्हारे देखने में मुश्किल हो रही थी तो तुम मुझे बता सकती थी ना, तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया। लला क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती, क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ। लला कहती है नहीं अंकल बिल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले से ही आपको इतनी ज्यादा मुश्किलें दे रही थी इसलिए मैं खुद के पैसों से ग्लासेस खरीदना चाहती थी। लला सोचने लगती है ये वो इंसान है जो मुझ पर कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मैं जो भी कह लूं, इनकी आंखों में बस उदासी नजर आती है। इस वजह से मुझे कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था उनको अपसेट देखकर। इसीलिए काफी सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि मुझे एक मदद चाहिए और मैंने उनसे हैट खरीदने के लिए कहा। फिर उन्होंने मुझे ये हैट खरीद कर दी और उन्होंने ये खुद चूज करी है। बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि ये हैट काफी अजीब है। कहता है शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उनके गिफ्ट का मजाक उड़ा दिया। सोचने लगती है मेरे लिए फ्लावर्स इस दुनिया में सबसे खूबसूरत है, इसलिए वो हेड जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स हैं वो मेरे लिए बहुत प्रीटी है। एक अकेले रहने वाले पर्सन एक वुमेन की दुकान में गए और मुझे ये खरीद कर दिया, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये कितना ज्यादा स्पेशल है। और वो काइल से कहने लगती है कि मेरे लिए ये एक हैट दुनिया में सबसे प्रीटी हैट है। काइल कहता है हाँ मैं समझ गया, मैं फ्यूचर में भी इसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तभी वहाँ पर मिस्टर बिल आते हैं और कहते हैं ये छोटा बच्चा अभी तक अपने घर नहीं गया। पायल सोचता है अगर लाइला के लिए मैं सेकंड स्पेशल इंसान होगा तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहली प्लेस हमेशा से अंकल बिल की रहेगी। ये तो नेचुरल बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे काफी जलन हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं लला अभी भी बुक पढ़ रही थी। कायल सोचता है यार ये अभी भी बुक पढ़ रही है, हम दोनों ने तो बात तक नहीं करी। फिर वो लला को देखते हुए सोचता है क्या लला ये बात जानती है कि जब ध्यान से वो बुक पढ़ती है तो वह कितनी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वो कितनी खूबसूरत लगती है जब वो बुक को पढ़ते हुए बिस्किट्स खाती है। फिर वो लला से कुछ कहने के लिए जा रहा था और लला को देखते हैं जो कुछ देखकर काफी हैरान लग रही थी। देखते हैं वहाँ पर घोड़े के साथ कोई आया था। वो कोई और नहीं बल्कि मैथियस था। दोनों लोग बाहर आ जाते हैं और काइल मैथियस को ग्रीट करने लगता है और दूसरी तरफ लला अपना मुंह पोंछ रही थी ताकि उसके मुंह पर जो बिस्किट लगे हैं वो साफ हो जाए। तभी काल उससे कहता है कि बिस्किट साफ हो चुके हैं, अब रुक जाओ।
यस कहता है कि मिस्टर बिल कहाँ पर है। लला कहती है अंकल बिल कुछ समय के लिए टाउन से बाहर गए हैं, क्या आपको किसी चीज में मदद की जरूरत है। मैथियस कहता है कि मिस ल्यूलन अगर तुम ये काम कर सकती हो तो मेरे मेंशन में रोसेस लेकर आओ। आइला कहती है क्या आप चाहते हैं कि मैं गार्डन से कुछ रोसेस लेकर आऊं। थियस कहता है हाँ, उन्हें अच्छे से चुनना और एक अलग बिल्डिंग में मुझे ला कर देना। थियस वहाँ से चला जाता है और काइल कहता है मैं भी तुम्हारे काम में मदद करूंगा, चलो साथ चलते हैं। लला कहती है अरे कोई बात नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। काइल कहता है तो फिर मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ। लला कहती है अरे नहीं, तुम घर चले जाओ, तुम्हारी माँ गुस्सा नहीं होगी अगर उन्हें ये बात पता चल गई कि तुम फिर से यहाँ पर आए हो। डांट पढ़ने से अच्छा है कि तुम घर वापस चले जाओ और जाकर पढ़ाई करो। काइल सोचने लगता है ये अजीब बात नहीं, आखिर उसने यहाँ पर आकर फूलों का गुलदस्ता बनाने के लिए क्यों कहा। नहीं, शायद से वो यहाँ से गुजर रहा होगा इसलिए रुक गया, इसमें कोई भी अजीब बात नहीं। लेकिन फिर भी मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है। मुझे लगता है कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुका हूँ। जो भी फीलिंग आती है मैं बस घबराहट समझ लेता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं लला उन फ्लावर्स को मैथियस के कैबिन में ले गई थी जो मैथियस ने मंगाए थे, लेकिन मैथियस फ्लावर देखने के बाद कहता है फिर से लाओ। लला को समझ नहीं आता। मैथियस कहता है कि इसके कलर बहुत ज्यादा पीके हैं इसलिए इसको फिर से बना कर लाओ। लला कहती है ठीक है मैं समझ गई सर्टी। फिर लला जाते हुए सोचती है अच्छा उसे ऐसे फ्लावर्स चाहिए जिनका कलर ज्यादा भड़कीला ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तो वो गुलाब है जिनको तुमने मुझसे काटने के लिए कह दिया। अगर तुम इसी तरह से एक्ट करने वाले थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें किस कलर के फ्लावर्स चाहिए। वैसे मुझे मैशंस के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन रिवर साइड का ये घर देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये सर ड्यूक का पर्सनल एरिया है, एक ऐसी जगह जहाँ पर गेस्ट या फिर ज्यादातर लोग कोई आते नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के सर्वेंट्स के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे कि वो आसानी से अंदर नहीं जा सकते। फिर उन्होंने अचानक से मुझे गुलदस्ता तैयार करने के लिए कह दिया, वो भी ऐसी जगह के लिए जो कि एकदम पर्सनल स्पेस है। शायद से ये मिस क्लाडाइन के लिए होगी जिससे उसकी जल्दी ही सगाई होने वाली है, इसलिए मैं जल्दबाजी में वैसे ही भड़कीले कर ले आई थी जैसे कि मिस क्लाडाइन को पसंद है, लेकिन फिर भी उसे पसंद नहीं आया। एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, सर ड्यूक के बारे में सोचने का जो नजरिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी ज्यादा तपती धूप में इतना ज्यादा दौड़ाएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अगर रही मेरी बात तो मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। मैं जितना चाहूँ इस घर को घूरने के बाद उसके बाद अंदर जा सकती हूँ। वो अंदर जा रही थी तभी बटलर कहते हैं तुम काफी मेहनत कर रही हो। लला कहती है क्या आप यहाँ से जा रहे हैं। बटलर कहता है हाँ, मुझे मैशन में कुछ काम था इसलिए मैं जा रहा हूँ। लला सोचने लगती एक मिनट, इसका मतलब इस वक्त घर में सिर्फ ड्यूक है। ये सोच ही कर मेरी बॉडी में घुसबम्स आ रहे हैं। रूम में आती है और मैथ्यूज को देखकर सोचती है क्या ये सो रहा है, ये कितने सुकून के साथ सो रहा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसे हमेशा पूरी तरह तैयार होते हुए देखा है, लेकिन इस वक्त इसके बाल बिखरे हुए हैं और इस वक्त ये पूरा अलग ही पर्सन लग रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इंतजार करना चाहिए या फिर यहाँ से चले जाना चाहिए? लेकिन तभी मैथियस आँख खोलता है और उसकी तरफ देखने लगता है। टाइला कहती है सर ड्यूक, मैं नए फ्लावर्स को लेकर आ गई हूँ, आप देखकर बताइए क्या मुझे ये फिर से करना पड़ेगा? मैथियस कहता है अगर मैं कहूँगा तो क्या तुम फिर से करोगी? लला कहती है हाँ, अगर मैंने कोई गलती करी है तो मैं करूंगी, लेकिन इस बार मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको कौन से कलर्स के फ्लावर पसंद है। और तभी वो सोचने लगती अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे दिमाग की सोचें बाहर आ रही है। मैथियस कहता है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आइला सोचती है लगता है मैं वो कलर लेकर आ गई जो कि इसको चाहिए था, और वो कहती है नहीं सर, अगर आप सेटिस्फाई हो चुके हैं तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मैथियस कहता है मिस ललन, तुम फ्लावर्स को लेकर आई हो तो तुम्हारा ये काम नहीं बनता कि तुम इनको वास के अंदर डालो। लला कहती है लेकिन मेरे फ्लावर्स अरेंज करने की स्किल कुछ खास नहीं है। मैथियस कहता है तो फिर क्या मैं ये करूं? लला सोचती है इस वक्त घर में सिर्फ मैं और सर ड्यूक ही है। इसका कहने का मतलब ये है कि भले ही मुझे करना ना आता हो, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो अभी मैं ही कर सकती हूँ।
वो फ्लावर्स को अरेंज करने के लिए बैठ जाती है। मैथियस उसको देखने लगता है और सोचता है, जब भी मैं इस लड़की की तरफ देखता हूँ तो मुझे वो कैनरी याद आ जाती है जो कि मेरे बेडरूम में है, मेरे गोल्डन कलर की बर्ड जो कि मेरे हाथों पर आकर बैठ जाती थी, लेकिन बेडरूम में लाने के बाद वो बहुत शांत हो चुकी है, जैसे कि वो मर गई हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसकी सीमाएं टूट गई और वो मेरा पीछा करने लगी। ये कहावत है कि वो एक ऐसी बर्ड है जिसे काबू में करना मुश्किल है, लेकिन अंत में वो हो ही जाती है। वो आकर मेरे हाथों पर बैठ जाती है और जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ वो एक खूबसूरत सा गाना गाने लगती है, मानो की कहानियां सुना रही हो। लेकिन लला, ल्यूलन आखिर तुम्हारा क्या? तभी लला उठती है और वास में देखकर कहती है, अरे इसमें तो पानी ही नहीं है, मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर उसने फ्लावर अरेंज कर दिया था और कहती है कि काम हो गया। क्या आपको ये पसंद आया? यस को लाइला की बात याद आती है कि फ्लावर अरेंज करने में वो अच्छी नहीं है और वो सोचता है, मुझे लगता है कि ये ईमानदारी से बता रही थी। मैथियस कहता है कि ये भयानक लग रहे हैं। लाला एम्बरेस हो जाती है और कहती है, माफ कर दीजिएगा, मैं एक स्किल मेड लेकर आती हूँ। मैथियस कहता है, नहीं रहने दो, बैठ जाओ। उसके सामने एक खाने का बर्तन रखकर कहता है, खा लो इसे। लाला देखती है कि उसके अंदर सैंडविच और पानी रखा हुआ था। मैथियस सोचता है कि ये ऐसा चेहरा क्यों बना रही है, क्या इसे अपने काम करने की पेमेंट पसंद नहीं आई? लेकिन ये खा और हंस तो अच्छे से लेती है, एकदम सनलाइट की तरह। अगर उसे कुछ ऐसा पसंद है तो मैंने यही प्लान करा था, उसे इनाम के तौर पर कुछ ऐसा दूंगा जो उसके लेवल को फिट बैठेगा। पहले ये फ्लावर अरेंजमेंट भयानक हो, लेकिन उसने गार्टर के तौर पर काम करा था। शांत खड़ी थी और फिर कहती है, शुक्रिया सर ड्यूक, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपके पास मेरे करने के लिए कुछ और नहीं है तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। मैथियस सोचता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। मैथियस कहता है, तो फिर तुम इसे मेरा एक एहसान समझ सकती हो। आइला सोचती है कि मैं जानती हूँ ये एहसान नहीं है, लेकिन मेरी फीलिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जितना ज्यादा मना करूंगी उतना ही मेरे लिए बुरा होगा। अगर मैंने दोबारा से मना कर दिया तो शायद से सिचुएशन और खराब हो जाए। यही बेहतर रहेगा कि मैं जल्दी से इसे खा लूं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊं। मैंने पहले ही बहुत कुछ खा लिया था और मैंने डेजर्ट भी खाया था। गार्डन में मैंने बहुत दौड़ भाग करी है जिस वजह से मुझे बहुत पसीना निकला, तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं इस वक्त अपने गले से कुछ निगल सकती हूँ। ये एक सिंपल सा गिफ्ट है जो कि मुझे रोजेस लाने के लिए मिला है, या फिर ये एक पनिशमेंट है कि मैंने फ्लावर्स का अरेंजमेंट बहुत बुरा करा। मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरा ही ऑप्शन होगा। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये इतना मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? ये हमेशा से ऐसा ही था। जब मैं छोटी थी तब भी ये मुझे नीची नजरों से देखता था। तब से मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि अपने सर क्यों नीचे करी रहूं और जितनी जल्दी हो सकूं वहां से चली जाऊं। एक ऐसे टाइम पर पहुंच चुका है जब ये मुझे बहुत ज्यादा अनॉयड कर देता है। मैथ्यूज आकर उसके केप के रिबन को पकड़ता है, कहता है, लला, अगर तुम एक लेडी हो तो तुम्हें ऐसी हैट्स को नहीं पहनना चाहिए। कहकर वो उसकी हैट को उतार लेता है। कहता है, स्पेशली घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। लैला एकदम स्टंट हो जाती है और सोचती है ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर है। जब भी मैं कोई ऐसी बुरी सिचुएशन में होती हूँ तो वो हमेशा मुझ पर हंसता है, मुझ पर ऐसे हुक्म चलाता है जैसे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। लेकिन मैं अपने हैंड को वो दूसरा सामान नहीं बनने दूंगी जिस वजह से वो मुझे परेशान कर सके, क्योंकि ये मेरे अंकल ने मुझे खरीद कर दी है। वो मैथियस से कहती है, ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ, इसलिए प्लीज मेरी हेड को मुझे वापस कर दीजिए। मैथियस कहता है, तो फिर खाना खत्म करो, फिर मैं तुम्हारी हेड तुम्हें वापस कर दूंगा, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। एकदम सिंपल सी बात है। कहती है, नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं ये खाना नहीं चाहती और ना ही खाऊंगी, इसलिए प्लीज मेरी हेड को मुझे वापस कर दीजिए। मैथियस कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? आइला कहती है, नहीं, मैंने गलती कर दी है, इसलिए मेरी हेड को मुझे दे दीजिए। लेकिन मैथियस उसे हैट नहीं देता बल्कि ऊपर करने लगता है। तभी मैथियस की नजर उसी सैंडविच पर पड़ती है जो नीचे पड़ा हुआ था और तभी मैथियस उस हैड को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इससे पहले लाला उस हैड को पकड़ पाती, वो हैड जाकर सीधा नीचे पानी में गिर जाती है। लला जल्दी से लेक के पास पहुंचती और सोचती, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने जल्दी नहीं करी तो पूरी हैड खराब हो जाएगी। फिर उसे वो पल याद आने लगता है जब उसके कजिन्स उसको बुली करते थे और बुली करते करते उन लोगों ने उसे पानी के अंदर फेंक दिया था जब वो डूबने लगी थी
और ये याद करने के बाद लला सोचती है मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो पल याद करती है जब अंकल बिल ने उसे हैट ला कर दी थी और वो कहते हैं शॉप में बहुत सारी हैट्स थी, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आई तो तुम दूसरी ला सकती हो। लला कहती है क्या आपने ये खुद चूज करी है? अंकल ये तो बहुत प्यारी है, ये तो बहुत खास है, आखिर मैं इसको कैसे पहनूं? अंकल कहते हैं क्या तुम्हें ये पसंद आई? लला कहती है ऑफ कोर्स मुझे ये बहुत पसंद आई। अंकल बिल कहते हैं ये तुम पर बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही है। ये याद कर लला अपने ग्लासेस को उतारती है और किनारे पर रख देती है। फिर वो पानी के अंदर उतरने लगती है और मैथियस उसको देखकर सोचता है क्या ये सिर्फ उस हैट को उठाने के लिए पानी के अंदर जाने वाली है। हालांकि इस लेक का जो पानी है वो काफी गहरा है, अगर वो थोड़ा और आगे जाती रही तो वो जल्दी ही नीचे डूबने लगेगी। और देखते है लला ने उस हेड को पकड़ लिया था, लेकिन अगले ही पल वो पानी में डूबने लगती है। फिर मैथस को देखते हैं जो सोचता है पहले खा लेती फिर यहाँ से चली जाती। सिंपल सी बात थी, लेकिन तुमने सिंपल से इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना और तुम मुसीबत में फंस गई। पानी में डूब रही थी। मैथियस दौड़ता हुआ आता है, उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वो उसको जाकर पकड़ लेता है और पानी से बाहर निकाल लाता है। लाला बहुत ज्यादा खांसने लगती है और मैथियस उसको देखकर सोचता है मुझे इसको देखकर यकीन नहीं हो रहा, ये बस डूबकर मरने वाली थी, लेकिन फिर भी इसने हेड को कसकर पकड़ा हुआ है। आखिर ये हेड इसके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। ये सब सोचकर वो हंसने लगता है और लाला ये देखकर सोचती है आखिर कैसे ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा कर सकता है। इतना सब करने और होने के बावजूद ये इस तरह से हंस कैसे सकता है? शुरुआत से ये सब कुछ बस इसी की गलती थी। यही वो था जिसने मेरी हेड फेंक दी थी, जिस वजह से मैं डूबने लगी थी। वह अपनी हेड को झटकने लगती है जिसका पानी उड़कर मैथियस के ऊपर जाने लगता है। लला सोचती है वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये तो पूरा भीगा ही हुआ है, अगर मैं थोड़ा और पानी इस पर झटक भी दूंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपनी ड्रेस को भी झाड़ने लगती है और मैथियस कहता है ऐसा लगता है तुम्हें काफी मजा आ रहा है। लला सोचती है क्या ये पूछ रहा है कि मुझे मजा आ रहा है? मैथियस कहता है लला मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शुक्रिया बोलो क्योंकि मैंने रिवर में डूबने से तुमको बचाया था। लला सोचती है क्या ये पगला गया है, आखिर ये कह क्या रहा है? और वो बड़ी तमीज के साथ कहती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा होता ड्यूक, अगर आप मेरी हेड को रिवर के अंदर नहीं फेंकते। मैथियस खड़ा होता है और कहता है नहीं ऐसा होता ही ना, अगर मेरा दिया हुआ सैंडविच तुम चुपचाप खा लेती। फिर वो उसके ऊपर पानी छिड़कते हुए कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक हैड को बचाने के लिए तुम सीधा रिवर में बेवकूफों की तरह कूद गई। सबसे बड़ी बात तुम ये बात जानती थी कि तुम्हें तैरना नहीं आता है। लला सोचती है मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि लग रहा है मैं फट जाऊंगी, लेकिन मैं अपने ऊपर काबू रखूंगी क्योंकि ये आर्विस का लॉर्ड है। मैं नहीं चाहती मेरे एक्शन की वजह से अंकल बिल को कोई भी तकलीफ हो। वो झुककर मैथियस से कहने लगती है शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैथियस कहता है फिर से कहो फिर से, लेकिन एक लेडी की तरह। नैला कहती है मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं दूसरी लेडीज की तरह प्रॉपर एक नहीं कर पा रही। मैथियस कहता है फिर भी तुम्हें मेरे सामने एक लेडी की तरह एक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ, मैं एक जेंटलमैन हूँ। लला चुपचाप अपनी हेड को पहन लेती है और कहती है आपका शुक्रिया ड्यूक कि आपने रिवर में डूबने से मुझे बचाया। अब मैं यहाँ से चलती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। और वो सोचती है कि मैं इससे और कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात की भी इजाजत नहीं देती हूँ कि ये मुझे एक मजाक की तरह ट्रीट करे। प्लीज मत रो लला, और ऐसे इंसान की वजह से तो बिल्कुल भी ना रो। और फिर हमें बताया जाता है कि लाला ने उन आंखों से छुटकारा पा लिया जो कि रिवर की तरह ठंडी थी, और वो जल्दी से अपने घर वापस लौट गई, एकदम उसी दिन की तरह जिस दिन वो गोल्ड कॉइन को अपने हाथों में पकड़कर घर वापस आई थी। लेकिन इस बार वो हेड उसके आंसुओं को छुपाने के लिए काफी थी। ऐसी फीलिंग को अपने अंदर रखकर वो बस जंगल की तरफ दौड़े जा रही थी। वो उसी पल को याद करने लगती है जब उसने इत्तेफाक से क्लॉडाइन और मैथियस को देख लिया था। क्लॉडाइन और मैथियस दोनों लोग जंगल के अंदर टहल रहे थे। ये एक ऐसा सीन था जब ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम जेंटलमैन आपस में बात कर रहे हैं, एकदम किसी फेरी टेल की तरह। लला को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो पहले रुककर उन दोनों को क्यों देखने लगी थी। जब वो लोग ऐसे ही जा रहे थे तो एक हवा के झोंके ने क्लॉडाइन की हेड को उड़ा दिया था, लेकिन वो जेंटलमैन झुका उसकी हेड को उठाकर उसे वापस कर दिया। लला ने सोचा कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल गेस्चर था। हालांकि आज उस मैन ने वही गेस्चर किया या लला के साथ, लेकिन
एक डिफरेंट फीलिंग के साथ, इतने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, जैसे कि लला उसके लिए कुछ मायने रखती ही नहीं है। ये सब होने के बाद लला बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। आज उसका दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था। उसे इतनी थकान हो गई थी जैसे कि वो बस मर ही जाएगी। लला सोचने लगती है, सच में वो क्या है? वह चाहता था कि मैं उसको थैंक्स बोलूं मुझे बचाने के लिए, और उसका कहने का क्या मतलब था कि एक लेडी की तरह एक्ट करूं। और फिर बताया जाता है कि ड्यूक के लिए लला के अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ता गया। आज के दिन को सोच करके वो जमीन के ऊपर पड़े एक फ्रूट के टुकड़े को लात मारती है। फिर वह फ्रूट का टुकड़ा आगे बढ़कर जा रहा था। वह अपनी आंखों को छोटा करने लगी क्योंकि उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एक गलती कर दी है। वो घर तो वापस आ गई थी, लेकिन वो अपने ग्लासेस को कहीं भूल आई थी। नेक्स्ट सीन में मैथियस को देखते हैं, जो आराम से बैठा था और उसके हाथ में लला के ग्लासेस थे, और वो कहता है, लगता है उसकी नजरें कमजोर है, इसलिए वो बात करते हुए अपने चेहरे को सिकोड़ लेती है। फिर बताया जाता है अचानक से ड्यूक के दिमाग में उस बच्ची की इमेज आ गई जो आंखें सिकोड़ कर उसकी तरफ देख रही थी, कि आंखों में अकेलापन था, वो अलग तरह से शाइन कर रही थी। फिर मैथियस उठकर अपनी सिगरेट को जलाकर पीने लगता है, और फिर हमें बताया जाता है कि वो बच्ची जिसने कहा था कि वह बस कुछ पल के लिए आर्बिस में रहेगी। इससे पहले लला को कुछ पता चलता, मैथियस की दुनिया में अब वो बड़ी हो चुकी थी और एक वुमेन बन चुकी थी। वो वुमेन जिसकी आंखें अभी भी वो चमकती हुई आंखों की तरह थी। उसके अंदर से मीठी और ताजा सी खुशबू आ रही थी। वो रोजेस की स्मेल थी जिसने की समर को अपनी खुशबू से भर दिया था। थस ने उसके बारे में सोचते हुए अपनी धीमी सी आवाज से लाला का नाम पुकारा। ग्लासेस को वो अपने हाथ में पकड़ा था। उसने उसे आराम से ड्रार के अंदर रख दिया। करते ही उसकी हरी आग की याद अचानक से ग्लास के साथ गायब हो गई। उसने शावर लिया, अपने कपड़े बदले और अपने बालों को संवारा। तैयार होने के बाद वह एनक से निकल गया। डिनर को अटेंड करने के लिए वो अपने आप को ड्यू की तरह प्रेजेंट करने जा रहा था, जैसा कि वो हमेशा करता था। गर्मियों की एक ऐसी शाम थी जिसके अंदर कोई भी घटना नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बिल देखते हैं। मिस्टर बिल कहते हैं, ऐसा लगता है किवो ने ले लिया होगा। किवे एक चमकती हुई चीज को देखकर पागल हो जाते हैं। मैं तुम्हारी उस हेयर पिन की बात कर रहा हूँ, याद है वो पहले भी लेकर चले गए थे। लला कहती है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो गिफ्ट था जो आपने मेरे 13 बर्थडे पर मुझे दिया था। मुझे वो बहुत पसंद थी, लेकिन जब मैं पहले दिन उसको पहनकर निकली थी तो कौवा उसे लेकर